मेरे को लगता था मेरे अंदर, मेरे को व्यक्तित्व पे, मेरे डिसिप्लिन पे, मेरे मेहनत पे इतना विश्वास था कि मैं जानता था जहां मैं जाऊंगा वहां खड़ा कर लूंगा। तार है वो बहुत बढ़ा दी, मैं फटाफट शोरूम खोलने लग गया, फैक्ट्रियां खोल दी और चीजें कंट्रोल में थी नहीं, तो मेरे लॉसेस होने लग गए। तो 2010-11 में मैंने अपनी कंपनी को टीपीजी कैपिटल को बेचा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये 3-4 मिस्टेक्स मैंने करी है जो आजकल की जनरेशन ना करे तो वो और ज्यादा अच्छा बिजनेस चला सकती है? कि मेरे को कोई ऐसा गुरु मिला होता जो मैं अभी जो कर्मा के बारे में बातें कर रहा हूँ, ये अगर मेरे को मेरा जितना मोटिवेशन, मेरा जितना परसिवियरेंस, मेरा जितना मेहनती आदमी को अगर ये ज्ञान उस समय उस एज में मिलता तो हो सकता है आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी होता। पहला तो आपका मिशन एंड गोल एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। yes. MBA में सिखाया जाता है, आप ये फॉलो करो तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। हर आदमी दुनिया में बोलता है अपने बेस्ट लोगों को लाए। हर आदमी को तो बेस्ट हस्बैंड चाहिए, बेस्ट जवाई चाहिए, बेस्ट जीवन साथी चाहिए, बेस्ट कुछ है नहीं दुनिया में। एक साधारण आदमी से आप असाधारण काम करवा सकते हैं अगर आपका कल्चर ऑफिस का अच्छा हो। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र अगर आप बताना चाहोगे तो वो क्या होगा कि इसके बिना आपका बिजनेस सही नहीं चल सकता? अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आप कोई भी ऐसा काम लगातार मत करो जो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं होते तो आप क्या होते? कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं। हम किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? खाली ग्रोथ की बात करते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए या तो पैसा जरूरी है या तो वॉलंटियर एफर्ट जरूरी है, और हमारे इंडिया में मेरे को लगता है कि दोनों ही चीजों की कमी है। ₹4,000 करोड़ कंपनी V2 रिटेल के मालिक मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल आज हमारे साथ भविष्यवाणी पे मौजूद है। लेकिन ये दौर हमेशा से ऐसा नहीं था। सिर्फ 300 रुपए कमाने के लिए इन्होंने कई किलोमीटर दूर का सफर अपनी बैसाखी पे तय करा है। कई कंपनियां खोली लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन आपने सुना तो होगा ही, सफलता उन्हीं को मिलती है जो काम करना नहीं छोड़ते, जो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करूंगी मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये तो मैंने अपने मुंह से आपकी 2 लाइनें बोल दी, लेकिन आपके मुंह से मैं आपका परिचय खुद सुनना चाहूंगी। सर, अपने बारे में कुछ 2 लाइनें अगर आप बताना चाहो। मेरा नाम रामचंद्र अग्रवाल है। मैं एक फैशन रिटेल कंपनी चलाता हूँ, जो रिटेलिंग कंपनी है जिसके 150 स्टोर्स हैं आज, और करीब करीब इस साल टर्नओवर 1900 करोड़ के आसपास रहेगा, और हमारी कंपनी का प्रॉफिट करीब करीब 120 करोड़ रहेगा, एबिटा प्रॉफिट। और अभी हमारे कंपनी में करीब 6500 लोग काम करते हैं, और मेरे एक लड़का और एक लड़की है जो LA में जॉब करती है। लड़की 21 साल की लड़की है, और लड़का 32 साल का है जो मेरे साथ कंपनी में मेरे साथ काम करता है। हम लोग 4 मेंबर फैमिली में है, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे। तो ये मेरा परिचय है। मैं अपने परिचय में 3 भाग में बांटता हूँ मेरे परिचय को। एक तो मेरा पास्ट, और एक मेरा प्रेजेंट, और एक मैं फ्यूचर में क्या एस्पायर करता हूँ। तो मेरा पास्ट से मैं पहले चालू करता हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में 1965 में हुआ, और हम लोग, मेरे को याद है, हम लोग एक 650 स्क्वायर फीट की एक फ्लैट में, हम लोग 650 स्क्वायर फीट के फ्लैट में हम लोग संयुक्त परिवार, मेरे पापा के 2-3 ब्रदर्स और उनकी पूरी फैमिलीज, मेरे दादा दादी, और हम लोग करीब 5 भाई बहन, हम लोग सब 650 स्क्वायर फीट के घर में 20 मेंबर्स रहते थे। और बहुत ही साधारण बिल्डिंग थी, और साधारण परिवार से, जहाँ की कभी कभी घर खर्चे की भी दिक्कत होती थी, उस परिवार से मैं आता हूँ। लेकिन और मेरे को 4 साल की एज में मेरे को पोलियो हो गया था। लेकिन मैं कभी भी, मेरे को एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई कमी है। बचपन से ही मैं 20-25 बच्चे थे पूरी बिल्डिंग में, करीब 20-25 घर थे, तो 20-25 बच्चे थे जिनका मैं हमेशा लीडर रहा करता था। हम लोग तरह तरह के गेम्स खेलते थे, और वहां से मेरा जीवन बड़ा हुआ। और मैंने उस बिल्डिंग के बचपन से ही मेरा लीडरशिप, और मेरे को पब्लिक लाइफ में मेरे को बड़ा मजा आता था कुछ अच्छा करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो मैंने बहुत सारे काम बचपन में ही मैंने अच्छे किए, जिससे कि मेरे को गर्व है कि मेरे 2 तल्ले की बिल्डिंग थी, और
छोटी छोटी सीढ़ियां थी जिसमें वो नीचे से हम लोग पानी लाके ऊपर, और नहाना धोना, कपड़ा धोने का और पीने का पानी नीचे से हम लोगों को कॉर्पोरेशन के नल में पानी आता था, और नीचे से ऊपर तक 2 तल्ले तक स्त्रियों को, लेडीज को, जेंट्स को अपने खुद उठा के 2 बाल्टी उठा के लेके आना पड़ता था पानी ऊपर। कि मैंने नीचे में पंप लगा के, नीचे में पानी का टैंक लगा के, और वो पानी को ऊपर तक, मतलब वो आपने एक शाहरुख खान की पिक्चर देखी होगी कि वो कैसे पानी लेके आता है एक गांव में, तो वो उससे भी बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मेरे को लगता है कि वो एक एक जब आप अचीवमेंट करते हैं लाइफ में, तो वो आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड करता है, और उससे आपको 10 और एडवेंचर में हाथ देने का मन करता है, और आप निर्भीक होके उसमें घुसते हो। तो फिर मैं बचपन से ही, मेरे को लाइब्रेरी जाता था, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक था। मैंने फिर गिटार की ट्रेनिंग ली, गिटार सीखा मैंने, और पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन कोई भी टीचर आने से सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा करने के लिए मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा होता था। अच्छा। और मैं फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, तो पैसे की कमी थी, तो मैंने, जब मैं 12 में पढ़ता था, तो मैं एक 11 के स्टूडेंट को पढ़ाता था, एक 1 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता था, और एक और बच्चे 9 या 10 का बच्चा था, उसको पढ़ाता था। मैंने ट्यूशन भी किया उस समय पैसा भी कमाता था, और मेरा IQ लेवल बहुत अच्छा था, तो जो भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था उनको बहुत मैंने समझा पाता था सब्जेक्ट के बारे में। फिर मेरा सेंट जेवियर्स में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। सेंट जेवियर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, 5 साल का लॉ कॉलेज का कोर्स था, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां मैंने सवेरे कॉलेज जाता था, और उसके बाद में मैं अपनी नौकरी में जाता था। फिर नौकरी मैंने धीरे धीरे, मेरे को लगा कि 300 रुपए की नौकरी मैंने की थी। एक रानी सती रोलिंग सटर मिल थी, उसमें मैंने 300 रुपए की नौकरी की। कौन सी ईयर की बात है ये शायद 1984 या 83 की बात है। अच्छा। फिर 1-2 साल के बाद मेरे को लगा कि मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, और उस समय मेरे सपने बहुत छोटे थे। मेरे को लगता था, मैं बहुत कम्युनिस्ट विचारधारा का था, कि मेरे को लगता था कि बस मेरे कैसे भी 500 रुपए महीने बस मेरी कमाई होने लग जाए, और मैं अपने पूरा जो जीवन है वो देश के लिए दूंगा। मैं हमेशा से, मेरे को लगता था कि मेरे को पब्लिक के लिए जीना है। मेरे को मैंने मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इस पृथ्वी पे, उसको कैसे अच्छा करें, उसका इंडेक्स को कैसे अच्छा करें। तो उस समय भी यही था, कम्युनिस्ट विचारधारा थी कि सबकी लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये जो मेरा उद्देश्य है ये नौकरी से पूरा नहीं होगा, तो मैंने एक छोटी सी दुकान से लाइफ चालू की, और उसमें भी पहले मैंने 2-3 बिजनेसेस किए। जो 50 स्क्वायर फीट की दुकान थी लाल बाजार स्ट्रीट में, तो उसमें फिर मैंने 2-3 बिजनेसेस ट्राई किए। मैंने कोको कोला बेचना चालू किया, तो वो अच्छा नहीं चला। फिर मैंने जीरोक्स कॉपी का कॉपियर मशीन डाला, वो अच्छा नहीं चला। तो फिर मैंने लास्ट में, उस समय लोग धीरे धीरे शूटिंग शर्टिंग खरीदने से हटके और रेडीमेड की तरफ झुकाव होने लग गया था। तो मैंने फिर रेडीमेड का मेरी मम्मी से और बिल्डिंग में 2-3 लोगों से उधार लेके, और मैंने रेडीमेड के कुछ कपड़े लाए और फिर बेचना चालू किया। वो मेरा क्लिक कर गया बहुत अच्छा। धीरे धीरे वो दुकान वन ऑफ द बहुत अच्छी चलने वाली दुकान हो गई कलकत्ता में, और मतलब भीड़ लगने लग गई वहां। और उस समय भी फिलॉसफी वही थी कि एकदम कम मार्जिन में काम करना, अच्छे से अच्छा माल बेचना। क्या नाम रखा आपने? वहां उस समय मैंने उस दुकान का नाम भी विशाल था। अच्छा। जो कि बाद में विशाल मेगा मार्ट के नाम से मेरा ब्रांड भी बना। तो उस दुकान का भी नाम विशाल था। फिर धीरे धीरे वो दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। फिर मैं एग्जीबिशन लगाने लग गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का माल लॉट में लेके और उसको बेचने लग गया, और वो एग्जीबिशन बहुत हिट हो गया। फिर मेरा 1996 में मैंने पहली बड़ी दुकान की कलकत्ता में, टाइगर सिनेमा हॉल था, उसमें मैंने अपनी पहली बड़ी दुकान की। वो शुरू से ही बहुत अच्छा क्लिक किया। फिर मैंने 2000 में मैंने एक वाटर पार्क खोला कलकत्ता में, जो एक्वाटिका के नाम से है। फिर 2000 में मेरे वहां कुछ यूनियन प्रॉब्लम हो गया था कलकत्ता में, तो मेरे को सब कुछ वहां पे छोड़ के और दिल्ली आना पड़ा। तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ के और वहां दिल्ली आ गया। और वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि भी मेरा कभी भी लगाव नहीं रहा कि भी मेरा वहां कलकत्ता में मेरी 5-5 इतनी अच्छी दुकानें चलती थी। तो मेरे को लगता था, मेरे अंदर मेरे व्यक्तित्व पे, मेरे डिसिप्लिन पे, मेरे मेहनत पे इतना विश्वास था कि
मैं जानता था जहां मैं जाऊंगा वहां खड़ा कर लूंगा। तो मैं फिर दिल्ली आया, दिल्ली में वैल्यू रिटेल उस समय था नहीं, हाँ जी। तो मैंने रजौरी गार्डन में पहली दुकान की, वो सुपर डुपर हिट हो गई। फिर मैंने 2003 में यहाँ पहला हाइपर मार्केट किया NH8 पे, वो अच्छा चलने लगा। 2007 में मैंने आईपीओ किया, आईपीओ में मेरी आईपीओ के 1-2 महीना बाद मेरी वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए हो गई। फिर कौन सी कंपनी का आईपीओ की बात? ये विशाल मेगामार्ट का आईपीओ किया मैंने। तो फिर मेरे को तो लगा कि मैं अपने सारे सपने बहुत जल्दी पूरे कर लूंगा, तो मैं और मेरी जो रफ्तार है वो बहुत बढ़ा दी। मैं फटाफट शोरूम खोलने लग गया, फैक्ट्रियां खोल दी, और चीजें कंट्रोल में थी नहीं, तो मेरे लॉसेस होने लग गए। तो 2010-11 में मैंने अपनी कंपनी को टीपीजी कैपिटल को बेचा और मेरे हाथ में 10 करोड़ रुपए आए, और बाकी मेरा 900 करोड़ का डेट था, वो सारा डेट चुका और किसी का एक पैसा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये V2 बोल के नया फैशन ब्रांड चालू किया, जिसकी आज की वैल्यूएशन करीब 4000 करोड़ है, जो कि मेरा उस समय विशाल के वैल्यूएशन से ज्यादा है, और विशाल से भी बड़ा मेरा टर्नओवर हो गया है। और अब मैं एस्पायर करता हूं कि अब मेरा एस्पिरेशन बहुत बढ़ गया है। मेरे को याद है मैं बचपन से ही अपने डायरी लिखता हूं, और उस समय डायरी में लिखा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो अभी मेरा आगे का, मैंने अपना भूत बताया, पास्ट बताया, मैंने अपना प्रेजेंट बताया, और फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं, जिसमें जिसके कुछ उद्देश्य हो, और उसका मेन उद्देश्य हो कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ देशवासियों का कैसे अच्छा कर सके। और मेरा नैरेटिव ऑफ गवर्नेंस एकदम डिफरेंट है। मैं चाहता हूं ये जो अपने एक दूसरे को बुरा भला बोल के, और जो नैरेटिव खाली मजदूर, गरीब और फार्मर्स और महंगाई, ये नैरेटिव को हटा के अपने को नैरेटिव लाने पड़ेंगे मेहनत, प्रोडक्टिविटी, सिस्टम एंड प्रोसेसेस, वो सब नैरेटिव लाके हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो जो मेरा सपना है कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाए, तो इम्पैक्ट क्रिएट करने का बहुत तरीका है। आप अगर कुछ डोनेट करते हो, आप कुछ बच्चों को पढ़ाते हो, आप कुछ अलग अलग फील्ड है इम्पैक्ट क्रिएट करने का, एनजीओ बनाते हो। मेरे को लगता है मैंने सबसे बड़ा वाला रास्ता चूज किया है कि वो है बहुत कठिन, लेकिन मेरे को लगता है अगर अपने एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम दे पाते हैं देश को, किसी भी देश को, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट सारे देशवासियों की लाइफ में अपने क्रिएट कर सकते हैं जी। लेकिन आपने जो बताया कि आपने विशाल मेगामार्ट जैसी थोड़ी सी सक्सेस देखी, तो आपने अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि चीजें कंट्रोल में नहीं रही। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये 3-4 मिस्टेक्स मैंने करी है, जो आजकल की जनरेशन ना करे तो वो और ज्यादा अच्छा बिजनेस चला सकती है? मेरे को लगता है कि जो 30-40 साल काम करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने सीखा है, वो मेरे लाइफ के 5-7 फंडामेंटल्स है, जिसपे मेरे को लगता है, और सारे फंडामेंटल का अल्टीमेट एम है, जो मंजिल है वो यही है कि अपने एक हैप्पी एंड क्वालिटी लाइफ को कैसे मैंने स्प्रेड कर सके, कैसे हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सके। और मेरे को लगता है एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए मैंने 7 फंडामेंटल्स बनाए हैं, जिसमें पहला है कर्मा, कि कर्मा जिसको मैं बताऊंगा कि आप जो क्वेश्चन कर रही हैं बिजनेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में, हम कर्मा पे कैसे फोकस करके एक हैप्पी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो बाकी 6 पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप अगर कर्मा से चालू की हैं तो मैं कर्मा के बारे में बताऊंगा कि अगर मेरे को लगता है कि मेरे को कोई ऐसा गुरु मिला होता, जो मैं अभी जो कर्मा के बारे में बातें कर रहा हूं, ये अगर मेरे को, मेरा जितना मोटिवेशन, मेरा जितना परसिवियरेंस, मेरा जितना मेहनती आदमी को अगर ये ज्ञान उस समय उस एज में मिलता, तो हो सकता है आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी होता। तो और जो मैं बड़ा पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि किसी भी, अगर बहुत मोटे पॉइंट पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि कर्मा या मेरी कंपनी का सक्सेस का क्या राज है। मैं सोचता हूं अगर ये सब शुरू से, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं मानता हूं कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले आपका गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो और उसके लिए पहला तो आपका मिशन एंड गोल एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। पहला वो क्लैरिटी हो गया कि भैया तो मेरा गोल है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो अब ये मेरा गोल हो गया, मेरा मिशन हो गया कि,
और उस कंपनी के थ्रू मैं मेरा अल्टीमेट गोल जो है पॉलिटिकल, हाँ, वो हासिल करना चाहता हूँ। जब मेरा नाम होगा, जब मैं इतने पैसे कमाऊंगा, तो मेरे को लगता है मेरा दूसरा जो जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, जो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, इम्पैक्ट थ्रू बेटर गवर्नेंस, वो मेरा पूरा होगा। तो पहला बात हो गया आपका कि भैया आपको गोल क्लियर होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ इससे लोग जानते ही नहीं है कि डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। मैं डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है कि आप अपने गोल के पीछे भागो, आप गोल के पीछे इतने पागल हो जाओ कि आपको मेहनत लगे ही नहीं कि जो डेली लाइफ में आप कर रहे हो। तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि मैं अपने गोल के दिन रात में अपने गोल के बारे में सोचता हूँ और मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। तो और अब उसको गोल को हासिल करने के तरीके क्या क्या है, तो मेरे को लगता है गोल को हासिल करने के लिए तरीका है स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भैया मैं वैल्यू रिटेलर, मेरा प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, मेरा मार्कडाउन, मेरा ग्रॉस मार्जिन क्या होना चाहिए, मैं किस क्लास ऑफ कस्टमर्स को कैटर करना चाहता हूं, तो और मैं कितने मार्जिन में रखना चाहता हूं, मेरे कितने ऑप्शन होने चाहिए, मेरी दुकानें कहाँ होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और स्ट्रेटेजी आप अपने दोस्तों से, कोई स्ट्रेटेजिक आपका कोई कंसल्टेंट है, स्ट्रेटेजी आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी के बारे में। पहला हुआ स्ट्रेटेजी। दूसरी बात हुई कि भैया आपके पास प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप एक साल में क्या करना चाहते हो, एक दिन में क्या करना चाहते हो, एक वीक में क्या करना चाहते हो, 3 साल में क्या करना चाहते हो, 5 साल में क्या, ये आपका प्लानिंग मोटा मोटा हर समय रेडी होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन के लिए मैं अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जिसको मैं बोलता हूं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो आपके प्रोसेस, दुनिया के सबसे अच्छे प्रोसेसेस होने चाहिए। अगर प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो आप कभी भी अपने डिजायर्ड मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। और प्रोसेसेस भी माने कंटिन्यूअस, एवरी डे आपको प्रोसेस के बारे में क्या इंप्रूव हो सकता है, उस आपको चेष्टा करनी चाहिए कि प्रोसेस इंप्रूव करके आप बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हो। तो प्रोसेस के ऊपर मेरा बहुत फोकस है। और प्रोसेस सही होगा तो एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा। तो प्रोसेस, उसके बाद में एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद आपका रिपोर्ट्स, कि आपने जो एग्जीक्यूट किया वो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रिपोर्ट्स दिखनी चाहिए। और रिपोर्ट्स में भी मैंने किया है कि लाल, एम्बर और ग्रीन। तो मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि लाल क्या है, माना आपके गैप्स क्या है। बाकी जो एम्बर है और ग्रीन है वो इतना फोकस नहीं। 80-20 फॉर्मूला के तहत मेरा 20% जो लाल है, वो कोई भी एग्जीक्यूशन में जो गलती हुई, मेरा सेल प्लान था कि मेरे को सेल प्लान 10 करोड़ करना है इस रीजन से, अगर वो 8 करोड़ आया और मेरा लाल का पैरामीटर है कि 80% से कम आएगा तो लाल हो जाएगा, तो वो 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ क्यों आया, ये काम 4 घंटे में होना था और ये इसको लग गए 8 घंटे, तो गैप है, तो 4 घंटा ज्यादा क्यों लग गया। तो मेरा पूरा फोकस है गैप रिपोर्ट पे। और गैप रिपोर्ट पे एक्शन पॉइंट क्या होता है, गैप रिपोर्ट पे एक्शन पॉइंट, मेरा फोकस है 3 चीजों पे। गैप रिपोर्ट पे एक्शन पॉइंट क्या है, गैप रिपोर्ट पे एक्शन पॉइंट ये है कि या तो मेरा प्लानिंग में कुछ भूल था जिसके कारण कि वो गैप क्रिएट हुआ, और दूसरा मेरा एसओपी में कोई प्रॉब्लम है प्रोसेस में जिसके कारण वो गैप क्रिएट हुआ, या मेरा जो एग्जीक्यूशन करने वाला बंदा है उसके अंदर कोई कमी है, वो या तो डिसिप्लिन से एग्जीक्यूशन नहीं किया या वो कुछ उसको नॉलेज की कमी है। तो ये तीनों में से मैं रूट कॉज देखता हूं कि वो गैप का रूट कॉज क्या है और चेष्टा करता हूं कि उस रूट कॉज को दूर करूं। और मेरे को लगता है ये फिलॉसफी बहुत ज्यादा अच्छी है, और जो भी इस फिलॉसफी के अंदर काम करेगा वो मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं, मेरा जीवन है, मैं तकदीर को नहीं मानता हूं, मैं कोई चीज को नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं लॉजिक को। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज लॉजिक है। और अगर आप ये जो दुनिया में लॉजिक जिसको फंडामेंटल्स बोलते हैं, और ये अभी अपने बात कर रहे हैं बिजनेस के फंडामेंटल्स, तो अगर बिजनेस के फंडामेंटल्स हम मेंटेन करेंगे और हम वो लॉजिकल काम करेंगे, जो मैं ये 5 बेसिक फंडामेंटल्स बोल रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता है आप बिजनेस में कभी भी अनसक्सेसफुल रहेंगे। तो ये तो आपने एक स्ट्रैटेजी बता दी कि किसी बंदे को अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करे। Yes. एक आपने शॉर्ट में MBA कोर्स बता दिया कि MBA में सिखाया जाता है, आप ये फॉलो करो तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ये तो आपने बता दिया कि एक बंदे को अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है
तो क्या राज हो सकते हैं, क्या उसे प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए। लेकिन आई एम श्योर कि आपने ये प्रोसेस फॉलो करे होंगे अपनी कंपनी विशाल मेगा मार्ट चलाने के लिए ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी लॉसेस आपने फेस करे। तो क्या आपको लगता है आपने गलतियां करी कि उसमें लॉस हुए बिजनेस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमने क्या गलतियां की, और जो मैंने गलती की, कोई भी जो मैंने मोटिवेशनल बंदा जिसके अंदर आग है कि हाँ मेरे को जल्दी आगे बढ़ना है, मेरे को जल्दी ये मंजिल हासिल करना है, वो बहुत स्वाभाविक है कि ये गलतियां करना, क्योंकि हो सकता है उसके पास वैसा गुरु नहीं हो सकता है उसने वो जीवन में देखा नहीं हो, या हो सकता है उसने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है जिससे कि उसको ये सीख मालूम पड़ सके। तो मेरे को जितना नॉलेज में है, जितना मेरे को समझ में आता है, मैं बताता हूं कि क्या क्या वो गलतियां हो सकती है और क्या गलतियां मैंने की। तो फिर वही बात है कि मेरे पास अच्छी प्लानिंग नहीं थी कि मेरे को कितनी दुकानें खोलनी है, मेरे लिए उसके लिए मेरे पास कैपिटल क्या है, मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, डेट कितना होना चाहिए, मैंने ज्यादा डेट ले लिया, मेरे पास टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमेशा बिजनेस कंट्रोल में करना चाहिए। तो आपका जब तक मॉडल मजबूत नहीं हो तब तक आप बिजनेस को बहुत ज्यादा मत फैलाइए। जब आपका मॉडल मजबूत हो जाए, आपकी 4 दुकानें बहुत अच्छी चलने लग जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आने लग जाए, तब आप 400 दुकानें करिए। तो उसके बाद मैंने मॉडल मजबूत किया। उस समय मेरा मॉडल इतना मजबूत नहीं था और मैंने इतना बिजनेस फैला दिया। मेरे पास टीम इतनी बड़ी नहीं थी। जो आज अगर समझ लीजिए 100 दुकानें मेरी विशाल मेगा मार्ट में थी और उसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ चाहिए लोगों का, मैनेजमेंट का, तो उतने अच्छे मैनेजमेंट बैंडविड्थ के लोग मेरे पास नहीं थे। मेरे पास ओवर डेट हो गया था। मेरे अंदर में एज एन एंटरप्रेन्योर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो और मेरे पास इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी जिससे मेरे को डे टू डे मालूम पड़े। मैं इतना समय नहीं दे पाता था। मेरे को जाके मिलना पड़ता था इन्वेस्टर से, कभी हांगकांग जा रहा हूँ, कभी यूएस जा रहा हूँ, कि भाई मेरे को आगे और पैसा कैसे रेज करना है। तो हर आदमी यही सब छोटी छोटी गलतियां करता है, जिससे कि भाई वो उसको उतना स्पीड को हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिसके कारण कि हमारा ये डिबेकल हुआ और हमारे लॉसेस बनने लगे। तो उस डिबेकल से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसी से सीख के अब मैं सबसे पहले अपने मॉडल को बहुत मजबूत किया। मैंने अपनी टीम बनाई, मैंने अपने सिस्टम एंड प्रोसेस, मैं बोल सकता हूं कि आज वर्ल्ड के, मैं अभी और आगे ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहा हूं मैं। तो आज वर्ल्ड के रिटेल कंपनी में मैं बोल सकता हूं कि मेरे सिस्टम एंड प्रोसेस बहुत अच्छे हैं। मैं अगर कंपेयर करूं वर्ल्ड की किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी से, तो मेरा वेयर हाउस टेक्निकल सिस्टम, मेरा असॉर्टमेंट प्लानिंग का सिस्टम, मेरा रिपोर्टिंग सिस्टम, मेरा लोगों को हैंडल करने का सिस्टम, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जो टेक्नोलॉजी से, जिससे मैं हर लोगों का प्रोडक्टिविटी डे में उसको 10 से 11 क्या करना है, 11 से 12, वो तो मैं खास करके बताना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन रेडी किया है कि हर बंदे को मेरे ऑफिस में वो 8 घंटे क्या करना है, वो उसमें हम लोग उस एप्लीकेशन में लिख देते हैं कि आज तेरी प्रायोरिटी ये है, तेरे वीक की प्रायोरिटी ये है, तेरे मंथ की प्रायोरिटी ये है, तेरे डे की प्रायोरिटी ये है, तेरे को ये करना है, और चेष्टा करते हैं ऐसा करने का। और वो लोग उसी पे वो काम करके और उसमें अपना प्रूफ डालते हैं कि हाँ मैंने ये काम इस ढंग से किया और ये हमारा प्रूफ है, और वो हम लोगों को उसकी प्रोडक्टिविटी मालूम पड़ती है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोडक्टिविटी कैसे किसी एम्प्लॉय का अपने बढ़ा सकते हैं। हर आदमी बोलता है मेरा एम्प्लॉय बेकार है, मेरा एम्प्लॉय तो प्रोडक्टिव नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी, मेरा मानना है प्रोडक्टिविटी 3 चीजों से बढ़ा सकते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको बिल पास करना है, उसको कोई रिपोर्ट रिव्यू करनी है, उसको क्या करना है, उसके अंदर उसका KRA क्लियर होना चाहिए कि हम उससे करवाना क्या चाहते हैं, और उसको डे में क्या करना है, वीक में क्या करना है, मंथ में क्या करना है, और वो उस गोल में, उस मंथ में उसको ये गोल हासिल करना है, तो उसका रास्ता क्या क्या है, उसको डे टू डे आवर टू आवर करना क्या है, और वो उसको करके और उसमें प्रूफ के साथ उस एप्लीकेशन में डालता है, और उसका सीनियर उसको रिव्यू करता है कि हाँ ये प्रॉपर रूप से इसकी प्रोडक्टिविटी आ रही है। और उसके लिए उसको पहले तो अपने ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भैया उसको जो करना है वो क्लैरिटी हो, और फिर वो ट्रेंड हो बंदा कि हाँ भैया ये मेरे को करना है, तो मेरे को पूरा ट्रेनिंग है कि मेरे को कैसे करना है ये काम, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और फिर उसको मॉनिटरिंग करके अपने एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर, प्रमोशन स्ट्रक्चर, कि भैया तू अगर ये करेगा तो तेरे को ये प्रमोशन मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा।
तो मेरे को लगता है किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये 3-4 बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इट इज ऑल कि प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, इंसान का प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, रिपोर्टिंग अच्छा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस आज से 100 गुना बड़ा हो सकता है। और मेरे को लगता है आज मेरा बिजनेस जो चल रहा है, मेरे को लगता है हिंदुस्तान में रिटेल के अगर 10 अच्छे पैरामीटर्स है तो मेरे ख्याल से हम हर पैरामीटर में टॉप 3 कंपनीज में हम आते हैं। चाहे वो पर स्क्वायर फीट सेल हो, चाहे वो एबिटा मार्जिन हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, ग्रोथ रेट भी हमारा बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सीखा है और वो अप्लाई किया है, मैं पहले बहुत मेहनत करता था, तो अब मेरे को समझ में आया मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर यंग एंटरप्रेन्योर है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और पैसे की कमी है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, वो डेट ले या इक्विटी पे पैसा ले? मैं बोलता हूं आज किसी भी स्मार्ट बिजनेसमैन के लिए, एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए पैसे, हम जिस समय थे उस समय तो पैसे की बहुत कमी थी, ना हमारे पास कोई इक्विटी का रास्ता था, ना हमारे पास कोई डेट का रास्ता था। बहुत मतलब उससे 100 गुना सहूलियत आज ज्यादा हो गई है। इंफॉर्मेशन की सहूलियत, इक्विटी की सहूलियत, डेट की सहूलियत। अभी तो आप केवल ये सोचो कि आप सक्सेसफुल बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो, आप पब्लिक का किस प्रॉब्लम को एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे सकते हो। आज जोमेटो ने क्या किया, वो एक प्रॉब्लम था कि भाई हमको खाना चाहिए, तो अब वो बाहर कौन जाएगा, वो एक हम लोग क्लिक में और हमारे घर पे खाना आ जाता है। वो एक पब्लिक का एक सॉल्यूशन निकाला, एक क्लिक में अपने पास टैक्सी आ जाती है, तो वो पब्लिक का एक सॉल्यूशन निकाला। तो आज वो कंपनियां कितनी बड़ी हो गई। तो कोई भी इंसान आज बड़े से बड़ा बिजनेस कर सकता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उसके पास अच्छा आइडिया है और वो विलिंगनेस है कि यस हम इस पे सक्सेस हासिल करके रहेंगे। जी, आपने जैसे V2 रिटेल, अगर आप फंड लेना चाहोगे तो आप डेट पे लोगे या इक्विटी अपनी यूज करोगे? ये सारा निर्भर करता है। लोग बोलते हैं कि डेट 2:1 हाईएस्ट होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। जैसा ये सारा निर्भर करता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। अगर आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबली, अगर आपके पास 18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप डेट भी लेते हो तो डेट आपको 10% में मिलता है, तो आपको 8% का जो डेट लिया हुआ है उसका भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये सारा निर्भर करता है। और मेरे ख्याल से अगर आपने एक अच्छा मॉडल खड़ा कर लिया है तो सेफ होता है 1:1। और अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि आपका मॉडल कभी भी किल नहीं हो सकता है या कंपटीशन आपको नहीं मार सकता है, तो आप 2:1 भी जा सकते हो डेट में। और जैसे आप V2 रिटेल में स्टोर्स खोलते हो, आपके पास 150 से ऊपर स्टोर्स हैं, तो क्या पर्टिकुलर चीजें होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं या कैटेगरीज होती है माइंड में, फैक्टर्स क्या होते हैं आपके एक लोकेशन चूज करने के लिए कि मुझे यही लोकेशन पे अपना एक स्टोर खोलना है? देखिए लोकेशन, यही 5-7 बातें हैं लोकेशन में कि मैं सबसे पहले शुरू से ही ऐसे ही करता हूं कि कोई भी दुकान अगर कोई शहर में अच्छी चल रही है, अगर उसके बगल में मेरे को दुकान मिले, तो मेरे को मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट अभी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और सबसे रिजनेबल प्राइस में, तो उसका अगर 2 रुपया सेल आ रहा है या 100 रुपया सेल आ रहा है तो मेरा 150 रुपया आएगा ही आएगा। तो मेरा पहला पैरामीटर होता है कि कोई अच्छी दुकान अगर चल रही है तो उसके बगल में खोलूं। और फिर बहुत सारी बातें हैं कि उसका फ्रंटेज कितना है, फ्लोर प्लेट अच्छा बड़ा होना चाहिए, एक रीजनेबल मार्केट में होना चाहिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि आपका मॉडल कैसा है। अगर आपका मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा सा मार्केट से हट के भी करेंगे तो भी लोग आपके मॉडल के कारण वहां पे आ जाएंगे। अगर मैं एक मैं जॉब कर रही हूँ 50,000 रुपए की, अब मुझे कुछ ही पैसे हैं, जैसे सपोज 10-15 हजार जो मेरे बचते हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ कि मेरा नेक्स्ट जो साल है वो अच्छे से गुजरे, वो 15,000 हर महीने सेव करते करते मैं कुछ 50-60 लाख कमा सकूं? कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स हैं आपके पास कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बहुत सारे जिसको अपने इन्वेस्टमेंट गुरुज बोलते हैं वो है हिंदुस्तान में। अलग अलग पोर्टफोलियो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, भैया कोई इक्विटी में डालता है, कोई गोल्ड में डालता है, कोई रियल एस्टेट में डालता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग सबका रिटर्न है। लेकिन मेरे को लगता है आगे हिंदुस्तान में इक्विटी में अगर आप अच्छी कंपनियां, जिसके एंटरप्रेन्योर ये विजडम रखते हैं कि भैया एक अच्छी कंपनी कैसे चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर इक्विटी में आप पैसा डालें तो आप देख रहे हैं एक जो
इक्विटी में पैसा डाला हुआ 100 गुना 50 गुना, जो जूडियो का आज वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि CAGR ग्रोथ रेट क्या है उनका। तो ये तो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आगे गोइंग फॉरवर्ड सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी में मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप पूरा स्टडी करके और उस कंपनी में पैसा डालें। आप लोन लेना सपोर्ट करते हो? अगर मैं कंपनी स्टार्ट करनी है तो मैं लोन लेके स्टार्ट करूं या ये सारा मैं इसको बोलता हूं कि आपका मेरे ख्याल से लोन कितना ले सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपका बैलेंस शीट के ऊपर कि आपका कितना कैपिटल है, आपका सेल क्या है, आपका स्टॉक कितना है। तो ये सारा डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बोला कि लोन लेना कोई खराब बात नहीं है। कितना लोन लेना चाहिए, कितना इक्विटी रेज करना चाहिए, ये सारा एक अपने बैलेंस शीट के एक्सपोजर के ऊपर है कि भाई कैसे अपने को किस टाइम में कितना लोन लेना चाहिए और कितना इक्विटी रेज करना चाहिए। सपोज आपका ये अभी IPO आया था, विशाल मेगा मार्ट का भी आया है, इसका भी, तो IPO आने के बाद मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है IPO होने के बाद। आपकी पब्लिक के प्रति जिम्मेदारियां हो जाती है, आपके शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारियां हो जाती है, आपके इन्वेस्टर के प्रति जिम्मेदारियां हो जाती है। लेकिन IPO एक अच्छा तरीका है ग्रो करने का, क्योंकि IPO से आप पैसा रेज कर सकते हो इक्विटी का, जो कि बिना ब्याज का पैसा है, जिससे आप आगे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने 4000 करोड़ की कंपनी स्टार्ट करी। आई एम श्योर आपके पास कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उनको बता सकें। कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स आप बता सकते हो जो बंदा नोट करके रखें कि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ताकि हम भी 1000 करोड़ की कंपनी बना सकें। ये 20-25 बुलेट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं। मेरे ख्याल से हो सकता है आपको किसी को 2 ध्यान में रहेंगे, किसी को 10 ध्यान में रहेंगे, किसी को 20, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर कोई अपने बिजनेस जर्नी में इन पॉइंट्स को डेली रटेगा, डेली सवेरे इसका एक माला बना लेगा कि ये बुलेट पॉइंट्स मेरे को डेली का एक माला बना के रट के जाना है, और मेरे को अपने प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ में इन जिसको मैं बिजनेस मंत्राज बोलता हूं, सक्सेसफुल बिजनेस मंत्राज फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। हाँ जी। तो अगर ये कोई करेगा तो मेरे को लगता है ये बहुत बहुत काम आने वाले पॉइंट है, जिसमें मैं सबसे पहले चालू करूंगा कि अपने प्रोडक्ट में बहुत जान होनी चाहिए। ओके। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट इन क्वालिटी, जैसे मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूं तो ये फैशन में 1 नंबर होना चाहिए, इसकी क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए, और सबसे पहले ये वैल्यू में 1 नंबर होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे प्राइस में, और मैं क्लेम कर सकता हूं कि जो प्रोडक्ट हम V2 में बेचते हैं, कोई वो दूसरा रिटेलर उस प्राइस में उस क्वालिटी का प्रोडक्ट और इतनी वैरायटी बेच ही नहीं सकता है। जिस दिन आप ये क्लेम करने लायक हो जाएंगे, मैं बोलता हूं एक बिजनेस का बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र, जिसको मैं बोलता हूं कि अगर बिजनेस एक रथ की तरह है, उस रथ के ये सारे घोड़े हैं। अगर इन घोड़ों को, ये जो 20-25 घोड़े हैं, अगर ये सब घोड़े, कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेस 2 घोड़े भी अगर अच्छे से चल जाते हैं, जैसे पतंजलि है, पतंजलि का वो जो रामदेव बाबा का व्यक्तित्व है, या वो इतना मजबूत घोड़ा था कि बाकी घोड़े अगर कमजोर भी हैं तो भी वो इतना ग्रो कर गया। तो कोई कभी कभी आपका कंपटीशन के ऊपर निर्भर करता है, आपके कुछ घोड़े कमजोर भी होने से आपके पास कंपटीशन नहीं है तो आपका बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको ये सारे घोड़ों में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, और सारे घोड़े अगर आपके सही हुए तो आप रियली वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो एक घोड़ा मैंने बताया प्रोडक्ट, दूसरा मैंने बताया कि उसका प्राइस, फिर तीसरा बात है कि भैया कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें अपने। तो मैं चेष्टा करता हूं, हर समय हम लोग कॉस्ट का प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर की, प्लान कॉस्ट क्या होना चाहिए, तो आपका मैन पावर कॉस्ट क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में मेरा जो हम माल 100 रुपए का बेचते हैं, उसका 70-75 रुपया तो खाली कॉस्टिंग होता है। तो उसमें अगर हम 10% भी बचा पाए तो वो बहुत बड़ा बात है। तो हमने एक पूरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग और एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल और कॉस्ट का कंट्रोल, ये जो प्रोडक्ट का कॉस्ट का कंट्रोल, ये दोनों हमने टीम बना रखी है। तो हमारा वो जो बाइंग होता है उसमें वो कॉस्ट कंट्रोल टीम हर समय ध्यान देता है कि ये कपड़ा और 5 रुपए सस्ता में कहां मिल सकता है, इसका सूता लेके अपने कहां पे डाइंग कराएं, कहां पे निटिंग कराएं, और तो कैसे इसका फैब्रिक कॉस्ट कम हो सकता है, कैसे इसका स्टिचिंग कॉस्ट कम हो सकता है।
हम कॉस्टिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा, हम एक्सपेंडिचर कंट्रोल पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि भाई हमारा मैन पावर कॉस्ट कैसे कम हो, हमारा रेंटल कॉस्ट कैसे कम हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम हो, हम बेटर इफिशिएंसी कैसे लाए। तो एक कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी आपने बताया कि प्राइस और प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक बंदे को एक बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, तो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इशू? अब यही एम्प्लॉय के बारे में भी बताते हैं। हर आदमी दुनिया में बोलता है कि अपने बेस्ट लोगों को लाए। ऐसा कुछ दुनिया में ये यूटोपियन आइडिया है। अगर बेस्ट लोग इतने होते, हर आदमी को तो बेस्ट हस्बैंड चाहिए, बेस्ट जवाई चाहिए, बेस्ट जीवन साथी चाहिए, बेस्ट कुछ है नहीं दुनिया में। मैंने हमेशा से बचपन से यही थ्योरी रखी है कि आप ऐसा ऑफिस का माहौल रखिए कि एक आम आदमी भी आके वहां पे ट्रेंड होके वहां के माहौल में ढल के आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो ये वही बात है कि एक साधारण आदमी से आप असाधारण काम करवा सकते हैं अगर आपका कल्चर ऑफिस का अच्छा हो। आप उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे लेंगे, उनको ट्रेंड कैसे करेंगे, उनको मोटिवेटेड कैसे रखेंगे, उनको दिन रात माने अगर आप खाली बोलोगे आप काम नहीं कर रहे हो, आप उनको डिमोटिवेट करोगे, उनको ऊपर गुस्सा करोगे, उनके साथ गलत व्यवहार करोगे, तो वो कभी भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। आप उनको कैसे उनकी छोटी सी अच्छाई को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाइए कि आपने ये अचीव किया है, और उनकी कमियों को साइड में आके उनको अलग अकेले में बताइए कि आपकी ये कमियां हैं, आप इस पे इंप्रूव करिए। और जो मैंने बोला यस और नो, मेरा जो एप्लीकेशन है उससे हम लोग उनका पूरा KRA क्लियर कर देते हैं कि आपको ये करना है, उनका पूरा प्लान कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे आए। तो उनकी प्रोडक्टिविटी से आपकी कंपनी बहुत आगे बढ़ती है। तो किसी भी कंपनी में हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि टाइमली हम टास्क डिलीवर कर रहे हैं और एक्यूरेट टास्क डिलीवर हो रहा है? आप जितना ज्यादा कंपनी में ऑटोमेशन करेंगे और आपका ह्यूमन डिपेंडेंसी जितना कम होगा उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। तो मैं अभी कसम खाया हूं कि मेरी कंपनी में एक्सेल में कोई काम नहीं होगा। जो भी काम होगा या तो SAP हमने ले रखा है, SAP सिस्टम में होगा या कोई ना कोई डिजिटल एप्लीकेशन में होगा। तो जब से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है मेरे को बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। तो आपका मास्टर डेटा एकदम करेक्ट होना चाहिए। वो मास्टर डेटा से सारे प्रोसेसेस आपके ऑटोमेटेड होने चाहिए और उससे आपका सही रिपोर्ट्स आनी चाहिए, और रिपोर्ट्स पे गैप रिपोर्ट आनी चाहिए, और गैप रिपोर्ट पे आपका एक्शन होगा। तो आपकी कंपनी को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो ये जो ऑटोमेशन वाला सिस्टम है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप किसी कंसल्टेंट को भी बुला सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त यार से भी पूछ सकते हैं कि भैया आपके पर्टिकुलर बिजनेस में और क्या ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, या आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके क्या क्या प्रोसेसेस है और आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि मशीन भूल कम करता है। मशीन को आप जो बोलोगे 4 बजे तेरे को ये काम करना है वो करेगा, 8 बजे तेरे को ये करना है वो करेगा। ह्यूमन डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। एक आदमी में आप क्या देखते हो कि ये क्वालिटी होनी चाहिए तभी मैं इसको हायर करूंगा? अगर एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे एम्प्लॉय में, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में हर समय कुछ स्किल डेवलपमेंट का, लर्निंग का हर समय भूख होना चाहिए। और आजकल तो इतना सोशल मीडिया और इतना लर्निंग अवेलेबल है, आप वीडियो देख के लर्न कर सकते हो, आप बुक पढ़ के लर्न कर सकते हो, आप किसी अच्छे दोस्त के डिस्कशन में लर्न कर सकते हो, आप अपने सीनियर से ऑफिस में लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग की आग जो है वो हर समय होनी चाहिए कि भैया मैं हर दिन एक पॉइंट कुछ अच्छा सीख के जाऊंगा, जिससे कि और आप एक बार लर्न हो गए, आपका दिमाग अगर मैच्योर हो गया तो वो एक ऐसा एसेट्स है जो दुनिया में आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और मैंने देखा है आज मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये दिमाग जहां पे भी रहेगा। हाँ, ये करोड़ों का तो केवल दिमाग है कि ये दिमाग जहां पे भी रहेगा ये अपने लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट कर ले। तो लर्निंग इज मोस्ट नेसेसरी। तो जैसे V2 रिटेल में आपके एक वेयर हाउस है और 150 दुकानें हैं, आप कैसे इंश्योर करते हो कि सारे सही से फंक्शन कर रहे हैं, सब में मैनेजमेंट सही चल रहा है और आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, अभी पिछले 1.5 साल से मैंने हर जगह CCTV कैमराज लगा दिए हैं, और मैंने CCTV कैमरा का कमांड सेंटर मेरे हेड ऑफिस में बना दिया है, जिसमें लोग 14 घंटा 16 घंटा तक मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। और मैंने उनको पॉइंट ब्रैकेटिंग दे दी है कि भाई ये एडमिन रिलेटेड गड़बड़ है, ये डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारा मैंने ब्रैकेटिंग कर दिया है। तो लोग पॉइंट बनाते रहते हैं मॉनिटरिंग कर करके कि कहाँ कौन गलती कर रहा है।
और फिर हम उसको पकड़ते हैं कि भैया आपने इतनी गलतियां क्यों की, और फिर हम उनको ट्रेंड करते हैं कि आगे से ये गलती मत करो। तो इससे बहुत ज्यादा हमारा ऑपरेशन सुधरा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर बिजनेसमैन इससे सीख लेगा कि उसके जितने भी जोनल ऑफिसेज हैं या दुकानें हैं या फैक्ट्रीज हैं या, तो वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग से उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे आगे ना बढ़े, आप हमेशा उनसे एक स्टेप आगे रहो? रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट है बिजनेस का। आपका हर समय इंप्रूवमेंट के लिए नया क्या कर सकते हैं, जो नया करेगा वो ही जीतेगा। तो हर समय आपका रिसर्च, दिमाग में एक रिसर्च और एक रिसर्च डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए कि आज आप जो कर रहे हो कल उससे अच्छा कैसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पूरी दुनिया में जो डिस्प्ले होता है वो 4.5 फुट या 5 फुट के फिक्सचर पे होता है। मैंने एक रिसर्च किया कि नहीं भैया, इसको 7 फीट वर्टिकल हाइट को यूज करके हम इसका पर स्क्वायर फीट जो डेंसिटी है गारमेंट का डिस्प्ले का वो बढ़ा सकते हैं। तो मेरे जो 10,000 स्क्वायर फीट में अगर 25,000 गारमेंट आते थे तो 40,000 गारमेंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और 40,000 गारमेंट अगर उसी एरिया में डिस्प्ले होंगे तो सेल भी ज्यादा होगी। तो मेरी उसके कारण भी सेल बढ़ी है। वो रिसर्च का एक नमूना है। तो हर समय आपका प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च, आपका प्रोसेसेस के बारे में रिसर्च, आपका कंपटीशन के बारे में रिसर्च, आपके माने आप हर चीज के बारे में जितना रिसर्च में इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको 10 गुना और कुछ नया नया ट्राई करने का हर समय आपके मन में होना चाहिए कि हम ये नया ट्राई करते हैं। और रिस्क को देखते हुए आप नई चीजें ट्राई करिए। अगर एक भी चीज क्लिक करती है तो आप लोगों से हटके एक अलग राह बनाते हैं, जिससे कि आपका सक्सेस होने का एक अलग रास्ता खुलता है। तो आप हर समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र अगर आप बताना चाहोगे तो वो क्या होगा कि इसके बिना आपका बिजनेस सही नहीं चल सकता? तो वन ऑफ द बिजनेस सक्सेस मंत्रा में मैं मानता हूं प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क। आपके पास 100 काम हर दिन रहेंगे, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सा 20% काम को आप प्रायोरिटाइज करके करेंगे जो कि 80% रिजल्ट देगा। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि भैया मेरा अभी अगर मेरा कुछ करने से अगर अगले 3 महीने का सेल बढ़ता है और माने आपको हर जगह ये आप फील करेंगे कि आप प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क करने से आपका, और जब से मैंने ये प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क थोड़ा सा चेष्टा किया है ठीक करने का, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। कि भाई रूट कॉज एनालिसिस कैसे निकाले, एक प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क और एक किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस कैसे करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि भाई आपके ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, आपके कोई आंगन में डेली कचरे का ढेर गिरा रहा है ऊपर से और आप डेली उसको सफा कर रहे हैं, वो गिरा क्यों रहा है, और वहां आप लगाएंगे, आपके मलेरिया पूरे शहर में फैल रहा है, डेंगू पूरे शहर में फैल रहा है, आप और मलेरिया की गोली दे रहे हैं, डेंगू का इलाज कर रहे हैं, आपको मच्छर क्यों पैदा हो रहे हैं, वहां दूर करना पड़ेगा। तो आपका कोई भी गैप आ क्यों रहा है उसका रूट कॉज एनालिसिस करके हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि भैया वो हो क्यों रहा है, और उसके अंदर तक जाते हैं कि प्रोसेस में कैसे इंप्रोवाइज करके वो प्रॉब्लम बार बार खड़ी नहीं हो। तो वो करने से मेरे ख्याल से वो एटीट्यूड से हमको बहुत फायदा हुआ है। तो आपको रूट कॉज एनालिसिस और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क बहुत अच्छा सीखना चाहिए। जीवन में और बिजनेस में आपको हर चीज में बैलेंस कहां होगा, आप बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपके स्वभाव में। आपको डेट एंड इक्विटी के ऊपर बैलेंस, किस इंसान को आप कितना लिबर्टी देंगे और उसको कितना काम उससे लेंगे, इसके बीच में बैलेंस। खाली आप बहुत सुनते हैं कि लिबर्टी दे दो, लिबर्टी दे दो। मैंने बहुत कंपनियां देखी है, हाँ, जो ज्यादा लिबर्टी देने के कारण उनका काम का कभी मूड ही नहीं बना और वो कंपनियां खत्म हो गई। तो आपको बिजनेस में हर चीज में बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम नोकिया का अगर एग्जांपल देखें, नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, फोन में टॉप नंबर पर रहती थी, और एक टाइम आया जब उनका लॉसेस में चली गई कंपनी, और सारा जो ब्लेम आया वो एम्प्लॉयज को आया कि उन्होंने नई नई टेक्निक्स नहीं अपनाई, जिसकी वजह से आईफोन, एंड्रॉयड ये सब आगे निकल गए। नोकिया ने वो टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई जो अपनानी चाहिए थी। तो इसमें आपको लगता है कि सारा ब्लेम एम्प्लॉयज का था, एक अच्छी मैनेजमेंट होना कितना इम्पोर्टेंट था? ये इसका उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे
तो आप फिर बहुत पीछे रह जाओगे। उसी का उदाहरण है कि अगर कोडक का कैमरा आजकल इतना नहीं चलता है, या नोकिया का फोन आजकल नहीं चलता है, या जो अपने पैसे सिक्के डाल के फोन करते थे वो आजकल नहीं चलता है। उन लोगों ने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो जो समय के साथ चला वो कितना आगे बढ़ गया। चाहे वो ये सारे जो नए स्टार्टअप है, इन्होंने समय के साथ अपने आप को एडप्ट किया, तो आज ये कितने आगे बढ़ गए। तो जैसे उसी में हम अभी आगे हो सकता है 3 महीना 6 महीना में हम चालू करेंगे ओमनी चैनल। तो समय की डिमांड है कि ओमनी चैनल हमारा कोई भी कहीं से भी कस्टमर घर से ऑर्डर करे और उसके एक घंटे के भीतर मेरा दुकान हो, और वो दुकान फट से वो ऑर्डर को पिक करे और उसके घर में डिलीवरी करके आ जाए। दैट इज समय का डिमांड। जी, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं मोटिवेशनल चैनल चला रही थी इंस्टाग्राम पे, पर समय की डिमांड थी कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, तो मैं वेरी यहाँ गुड, हूं। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, हर इंसान सेल्फ बायस्ड होता है। ये बायस पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं सोचता था जब तक कि मेरे से होशियार आदमी कोई है ही नहीं, मेरी सेल सबसे अच्छी, मेरा प्रोसेस सबसे अच्छा। हम एक बायस जब होते हैं, हम एक कुएं के मेढक की तरह व्यवहार करते हैं कि हमको बाहर की दुनिया का जब तक आप ये बायस नहीं छोड़ोगे कि मैं सबसे अच्छा, मेरा व्यक्तित्व सबसे अच्छा, मेरी टीम सबसे अच्छी, मेरे प्रोसेस सबसे अच्छे, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरा मंथली प्रेजेंटेशन है, मैंने अपनी सारी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के दे दी कि मैं सबसे अच्छा, ये लीजिए मेरा प्रेजेंटेशन। ये जो सेल्फ बायसनेस है अबाउट आवर पर्सनैलिटी, अबाउट आवर बिजनेस, अबाउट आवर रिव्यूज, आवर KPIs, हम व्यवहार, जब तक हम ये बायस नहीं छोड़ेंगे तब तक मेरे ख्याल से हम सच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ गई, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो मेंढक और चिड़िया की कहानी है ये। 3 मेंढक कुएं में गिर जाते हैं और तीनों को ऊपर आना होता है, लेकिन वो ऊपर आ नहीं पा रहे होते हैं। चिड़िया ऊपर घूम रही होती है, तीनों मेंढकों को देख रही होती है और बता रही होती है मेंढक को कि तुम मेंढक हो, तुम मेरी तरह उड़ नहीं सकते, तुम मर ही जाओगे यहाँ पे, कुएं से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो उसमें से 2 मेंढक होते हैं जो हार मान लेते हैं और नहीं आते ऊपर, लेकिन एक मेंढक होता है जो हम ट्राई करता रहता है कि शायद मैं बाहर निकल जाऊं, और कुछ समय बाद वो बाहर आ जाता है और बच जाता है। तो चिड़िया उस मेंढक से पूछती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुम कैसे कुएं से बाहर आ गए। तब उस चिड़िया को रियलाइज होता है कि वो वाला जो मेंढक बाहर आ गया ना, वो बहरा था। तो हमारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम दूसरों की बातें सुन के अपने डिसीजंस बदल देते हैं या हमारे डिसीजंस चेंज कर जाते हैं, तो हम हार जाते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास होता है जब, तो हम वो काम कर लेते हैं जो हमें करना होता है। ये आपने सेल्फ बायस वाली बात बोली, तो ये कनेक्टेड है परसिवियरेंस से या सेल्फ बिलीव से। यू शुड बिलीव व्हाटएवर यू आर डूइंग, हाँ जी, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड बिलीव इन इट। ये एक और बिजनेस का सक्सेस मंत्र है, परसिवियरेंस एंड बिलीफ। आपको कन्विक्शन होना चाहिए, व्हाटएवर यू आर डूइंग आप बहुत कन्विंस्ड होने चाहिए कि यस व्हाटएवर आई एम डूइंग इट विल डू। फर्स्ट इज दैट, एंड आपको परसिवियरेंस होना चाहिए। बहुत बार आप क्या करते हो, आज मैं मेरे ख्याल से 30 साल से रिटेल कर रहा हूं, हाँ, लेकिन मेरे को पिछले 1.5-2 साल में मेरा 250 करोड़ से वैल्यूएशन अभी 4000 करोड़ हो गया, क्योंकि एक परसिवियरेंस था कि यस हमारा जो ये सक्सेस मंत्रा है ये कहीं ना कहीं काम करेगा, और इसने काम किया। तो बहुत बार आप एकदम मंजिल के करीब रहते हो और आप यू टर्न मार लेते हो। मेरे को एक बहुत मेरे विद्वान आदमी बोला करते थे कि आपके कोई भी एम्बिशन पूरे होंगे अगर आप यू टर्न नहीं मारोगे, आप लगातार लगे रहोगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपका मंजिल आपको दिखना चाहिए, उसके रास्ते पे कन्विक्शन होना चाहिए कि यही रास्ता है पहुंचने का। आप रास्ते को वेट कर लो 10 बार, लेकिन लगे रहो। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? कई बार क्या होता है, हमें एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हाँ, उस पर बार 10-15 बार फेल हो गए, वो बिजनेस काम नहीं कर रहा। एक मोड आता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हम इसी पे आगे लगे रहें या ये छोड़ के हम कुछ और कर लें, ताकि हम एटलीस्ट लाइफ में बढ़ते रहें। तो ये पॉइंट कब आप डिसाइड कर सकते हो? मैं बोलता हूं कोई भी बिजनेस अगर आप सही ढंग से करोगे तो हर बिजनेस में स्कोप है। हर बिजनेस में कोई भी बिजनेस सैचुरेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही गलतियां करना है। तो कोई भी बड़े से बड़ा रिटेलर होगा या बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा, अगर वो जो गलतियां कर रहा है आप अपने बिजनेस में उन गलतियों को कम करोगे तो आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एनी बिजनेस,
आप बोइंग विमान से ले लो या एलन मस्क का टेस्ला ले लो, या आज टेस्ला से भी बड़ा कंपनी खड़ा कर लिया BYD ने। तो कोई सैचुरेशन तो कहीं है ही नहीं। आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो अगर आप कन्विंस्ड हो और आप लगे हुए हो। चैट जीपीटी, गूगल से हाँ, एकदम एकदम एकदम। तो कोई अंत नहीं है किसी भी चीज का। हाँ, एक बिजनेस मंत्र मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आप कोई भी ऐसा काम लगातार मत करो जो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। आपको हमेशा वही काम करना चाहिए जो आपका कोई दूसरा बंदर नहीं कर सकता है। मैक्सिमम आप अपने आप को खाली रखें आगे की सोच के बारे में, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसको आप डेलीगेट करके अपने जूनियर से करा सकते हो। ये हर आदमी के ऊपर फिट होती है, चाहे आप चाहे GM लेवल के बंदे हो, चाहे आप मैनेजर लेवल के बंदे हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप CEO हो, चाहे आप ओनर हो। आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो हर समय देखना चाहिए कि आप उस काम को किसी को डेलीगेट कर सकते तो हो। आपको लगता है मैं किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहूं, या हमेशा हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए? हर समय लोग बोलते हैं कि भैया अपने को सारे अंडे एक झुड्डी में नहीं रखने चाहिए। तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि आप जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा बचाएं और उसको अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी चालू रहे। सबसे पहले जब आपने कमाना शुरू करा तो अपनी पहली सैलरी से आपने क्या करा? मेरे को जहां तक याद आता है, मैं अपनी पहली सैलरी मेरी माँ को लाके दिया था। जो 300 रुपए मेरे को मिले थे वो अपनी माँ को लाके दिया था। और अभी आजकल की जनरेशन के एम होते हैं कि मैं अपनी पहली सैलरी से शायद कैमरा खरीदूंगा या वो करूंगा, बट इसके बजाय आपने वो एज अ ट्रिब्यूट दिया। तो आप अपने फ्यूचर क्या देखते हैं अपने अभी बिजनेस का, V2 रिटेल का? मैं मानता हूं कि अभी आगे जो सेंचुरी जो है या डिकेड है वो हिंदुस्तान का है। और क्योंकि हम जो भी गारमेंट बनते हैं, चाहे वो मॉडर्न कंट्रीज में H&M हो, जारा हो, प्राइमार्क हो, ये सारे गारमेंट हिंदुस्तान, बांग्लादेश टाइप की कंट्रीज में बनते हैं। तो मेरा सपना है कि V2 रिटेल के खाली US में वैल्यू रिटेल की 25,000 दुकानें हो सकती है, V2 रिटेल की 25,000 दुकानें हो सकती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी बन सकती है। अब आप बोलेंगे कि ये फिर बन क्यों नहीं रही है? पूरे यूरोप में ये छा सकती है, अफ्रीका में हम अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो इसमें केवल एक ही गैप है कि हम कैसे अपने विजन को बड़ा करें और कैसे टैलेंटेड मैन पावर हमको मिले, हमारा कैसे इकोसिस्टम कंपनी का ऐसा हो जो कोई भी मैन पावर आके और ट्रेन करके और हम एक्सपेंड कर सके। तो मेरा सपना है बहुत कम समय में हम एक इंटरनेशनल रिटेलर बने, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बने। और ये वैल्यू रिटेल जो हम फैशन बना रहे हैं, ये एक आम आदमी को भी हम एक अफोर्डेबल प्राइस में पहना सके गारमेंट। जब एक नॉर्मल इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, वो काफी पैसे कमा लेता है, तो बहुत ही आम बात होती है कि उसमें अहंकार आ जाता है या ईगो आ जाता है। तो ये सब आप में ऐसी क्या चीज है जो आपको ग्राउंडेड रखती है? आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयां, आपका पर्सनल जो कमियां एक इंसान में होती है उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं छोटी मोटी लड़ाइयों पे एकदम विश्वास नहीं करता हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी एक बड़ी लड़ाई चल रही है और ये छोटी छोटी लड़ाइयां मेरे को नहीं लड़नी है। तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को आपका करैक्टर को मजबूत करना पड़ता है, और वो करैक्टर मजबूत करने का ही एक पॉइंट है जीरो ईगो। तो मेरा कोई एम्प्लॉय भी मेरे को कुछ बोल देता है या तो आपके पास जीरो ईगो होना चाहिए, लेकिन जीरो ईगो होते हुए भी आपका आत्मसम्मान कहीं नहीं खोना है। तो जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि बैलेंस जीवन में बहुत जरूरी है। तो ईगो, जीरो ईगो और आत्मसम्मान, आपका आत्मसम्मान इंटैक्ट रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत पतला थिन लाइन है, उसको आप मेंटेन करते हुए ईगो आपका जीरो होना चाहिए विथ योर एम्प्लॉय, विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर इन्वेस्टर, और आत्मसम्मान आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो मैं चेष्टा करता हूं कि इस थिन लाइन को मेंटेन रखूं, और मैं चेष्टा करता हूं कि जीरो ईगो का पॉलिसी अपनाऊं। हमने ये तो जान लिया कि आप बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन आपका एक पर्सनल एम भी होगा लाइफ में कि आप ये अचीव करना चाहते हो। उसके बारे में आपका क्या बताना चाहोगे? अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं होते तो आप क्या होते? मेरा बचपन से ही
था कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं और उस पैसे से मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं और पार्टी बना के और एक इम्पैक्ट क्रिएट करूं लोगों पे, केवल भारत के लोगों पे नहीं, पूरे विश्व के लोगों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करूं कि कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं हम अपने लॉजिकल माइंड को यूज करते हुए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं 17 साल से डायरी लिखता हूं और उस समय से मेरा है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। क्यों? एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स लाके और लोगों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं कि उनका जीवन स्तर कैसे हम अच्छा कर सके। तो और उसके लिए मैंने अपने डायरी में लिखे हैं करीब 40-50 पॉइंट लिखे हैं जो नो ब्रेनर पॉइंट्स है। मालूम नहीं कभी मेरी पार्टी बनेगी भी क्या और कभी मैं इतना लायक बनूंगा भी क्या मैं इस देश का कभी प्रधानमंत्री बन भी सकता हूं क्या, या मेरा एक ये डिस्टेंट ड्रीम है। लेकिन मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं लाल किले से मेरा मैनिफेस्टो क्या बोलूंगा, मैं देश के बारे में क्या मेरी परिकल्पना है, उसके कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप क्या देखते हो एक अच्छे राष्ट्र में क्या होना चाहिए? मेरे कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला मेरा रिफॉर्म का पॉइंट है, मेरे रिफॉर्म के बहुत सारे पॉइंट है। कोई भी जो मैंने अभी आपके साथ बिजनेस की बातें की, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट देश की सेवा। मैं मानता हूं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो ये मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस बात हुई, ये 99% चीजें ऐसी की ऐसी फिट होती है किसी भी देश का गवर्नमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं होता इस देश का प्रधानमंत्री, तो मेरा मैनिफेस्टो क्या होता? मेरा मैनिफेस्टो होता कि सबसे पहले तो मैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे पहला एक रिफॉर्म लाता कि भैया हाँ, इस देश में कम से कम 2 बच्चों से ज्यादा कोई भी पैदा न कर सके, पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सके। तो इसके बारे में मेरे को जितने भी मेरे पास सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पहला है। दूसरा बात मैं देख रहा हूं आजकल हर पार्टियां, और इनमें पार्टियों की कोई बुराई नहीं है, गलती नहीं है। मैं सबसे पहले वोटर्स को, जो इस देश की जनसंख्या है, जो आम लोग है बेचारे, वो जानते भी नहीं है जीवन में कि उनके लिए अच्छा क्या है। उनको जिंदगी भर ये पाठ पढ़ाया गया है, गरीबी 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 गरीबी। वो ये नहीं जानते हैं कि जो उनको फ्री में बांटा जा रहा है वो एक नस्ल खराब हो रही है हमारी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनको इतना अवेयर करना चाहता हूं कि वो बोलना चालू कर दे कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ये रिजर्वेशन देश के लिए खराब चीज है। हाँ, ये रिजर्वेशन जो लोग जिस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जो अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, उनको अगर हम उनके उस सीट में बैठाते हैं तो ये 130 करोड़ जनता के साथ गलती है, क्योंकि वो लोग अपना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो, और ये बात मैं जनता से बुलवाना चाहता हूं कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमको काम का अवसर चाहिए। ये जितना पैसा हम फ्री में लगाने का कर रहे हैं, ये पैसा हम अगर जॉब क्रिएशन में लगाएं तो आप सोचिए इस देश का कितना विकास हो सकता है। तो पहला पॉपुलेशन कंट्रोल, दूसरा फ्री का बांटना बंद करना चाहिए, वो पैसा हमको और किसी चीज में। और मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री होऊंगा तो मैं ऐसा बजट पेश करूंगा, जैसे मैंने अभी लास्ट जो बजट पेश हुआ उसमें देखा, और मैं बहुत हम्बल होकर बोलता हूं कि ये सब मेरी विचारधारा है। हो सकता है जो भी दुनिया में नई विचारधारा लेके आता है या सोचता है, उसके हो सकता है 10 में से 3 विचार गलत भी हो सकते हैं। जो घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा, तो 3 बुरे भी होंगे। तो मेरे को लगता है कि अगर ये रिफॉर्म्स हम लाएंगे और इसमें से अगर 70% भी काम कर गए या 30% भी काम कर गया तो पूरा लाइफ का परिकल्पना चेंज हो सकता है। तो तीसरा है कि मेरे ख्याल से अपने को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कारखाने चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेसेस चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है एयरलाइंस चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है MTNL चलाए। तो मैं अगर होता तो ये 10 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट नया सड़क बनाने में, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होना चाहिए। ये 10 लाख करोड़ रुपया जो हम इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट में टैक्स के द्वारा उठा के, हाँ, और ये यूज करते हैं विभिन्न परियोजनाओं में, चाहे वो बिजली बनाने का परियोजना हो, चाहे वो रोड बनाने का परियोजना हो। तो ये सब हम प्राइवेट को देंगे, वो डेवलप करेगा और वो उससे कैसे रेवेन्यू क्रिएट करेगा, वो रेवेन्यू क्रिएट करेगा।
तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं करना चाहिए ये सब? जो 10 लाख करोड़ रुपया जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, वही अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेगी तो ये 10 लाख करोड़ रुपया हमको रेज ही नहीं करना पड़ेगा। ये 10 लाख करोड़ रुपया में हो सकता है, क्योंकि मैं एक कंपनी अच्छे से नहीं चला पाता हूं, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर अच्छे से नहीं चला पाता है तो गवर्नमेंट अगर इतने सारे काम करेगी तो नेचुरल है कि कितना इनएफिशिएंसीज क्रिएट होगा बीच में। तो ये सब अपने एक एक अलग अलग इंटरप्रेन्योर को ही दे दें, डेवलपमेंट का काम भी अपने एक छवि जरूर बना सकते हैं। और जहां जहां कोई अगर प्राइवेट आदमी नहीं इंटरेस्ट लेता है, वहां हम उसके पार्टनर बन सकते हैं कि भैया चलो गवर्नमेंट 70% इसमें अपना पैसा लगाएगी, तुम 30% लगाओ और तुम इसको रन करो। चाहे वो कोई बिजली बनाने वाली परियोजना है, चाहे वो माइनिंग वाली परियोजना है, कहाँ वो 10 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को नहीं करके वो प्राइवेट में देना चाहिए। हाँ, पहली बात। दूसरी बात कि गवर्नमेंट का मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है जो लोन लेके आती है। गवर्नमेंट को इतना लोन लेने का दरकार क्या है? हाँ, जिसका अतिभार, क्योंककि गवर्नमेंट जो लोन लेती है हो सकता है वो इतना इफिशिएंटली उस पैसे को यूज नहीं कर पाती है। तो आज गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा एसेट्स है जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है। मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी जमीनें गवर्नमेंट के कंपनीज की पड़ी है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ हम जब डीएलएफ का जो गुड़गांव में मोड़ में एक बहुत बड़ी जमीन है, कोई पेस्टिसाइड कंपनी है, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के एसेट्स पड़े होंगे जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है। हम वो बेच के और सारा पैसा जो लोन में हमने लिया है वो चुका सकते हैं। तो जो फिर आप बोलेंगे कि जब इतना पैसा हम टैक्स के द्वारा उठा रहे हैं उसको क्या चीज में यूटिलाइज करें? तो उसको हम ऐसी जगह यूटिलाइज करें जहां पे अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आए, और वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खर्चा कर सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट को हमारे पास डोर रहेगी, प्राइवेट कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी जो कोर एरियाज है, और वो प्राइवेट चलाएगा। और जो प्राइवेट नहीं चलाएगा, हमारा उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट का कि भैया आप अगर नहीं चला पाओगे तो हम 2 साल में दूसरे किसी एंटरप्रेन्योर को ला सकते हैं। और हम उस परियोजना से अपने ये बड़े बड़े जो मेरे वो पैसा लगाएंगे कहाँ? आज हर साल बिहार में या आसाम में बाढ़ आता है। हाँ, तो बाढ़ आता है तो अपने को ये सब परियोजनाएं चालू करनी चाहिए कि हम बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए, और जो भी एक्स्ट्रा अगर बारिश कहीं पे भी आती है तो रिजर्वायर को वहां पे पानी पूरा वहां रिजर्वायर में इकट्ठा हो। ये जो फ्री का हम बांट रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सब परियोजनाओं में इसमें भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए कि भैया आप करो, इतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। और हर कम्युनिटी में एक खेल का स्टेडियम होना चाहिए। हाँ, अपने मैंने किसको गवर्नमेंट को स्कूल चलाने की दरकार नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं चलाना है, सारी जिम्मेदारियां अपने को प्राइवेट में देनी चाहिए, इंटरप्रेन्योर डेवलप करने चाहिए, उनको देनी चाहिए। और अपने को ये मॉनिटर करना चाहिए कि गवर्नमेंट का मशीनरी ये मॉनिटर करे कि भैया ये जो जिसको हमने दिया है ये जिम्मेदारी, वो ठीक से निभा रहा है कि नहीं। रोड सफाई का किसी को आउटसोर्स कर देना चाहिए, कचरा उठाना, कचरा का प्रोसेसिंग करना, सब काम प्राइवेट में देना चाहिए। हमको खाली गवर्न करना चाहिए, हमको लॉ बनाना चाहिए, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। हम जो भी नए पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म्स देखते हैं वो यही होते हैं मोस्टली कि गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो। ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से ही आती हैं, और अपॉर्चुनिटी मुझे सिर्फ ये नहीं लगता है कि गरीबी हटाने से या महंगाई कम करने से इससे होती है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी दिक्कतें समझने से आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी जब तक घर पे सेफ फील नहीं करेगा, सिक्योर फील नहीं करेगा, तब तक इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। और ये सब चीज़ें तभी सुधर सकती है जब हमारा पुलिसिंग सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारा जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग हो। तो इन सब चीज़ों को और मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी क्या ऐसा नया चीज़ कर रही है जो अभी तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया? आज मैं दुबई में, मेरे बहुत दोस्त रहते हैं, बोलते हैं इतना कानून का डर है वहां पे। वो कानून का डर कब हमारे हिंदुस्तान में आएगा? हम पुलिस रिफॉर्म्स कब लाएंगे? हम जुडिशियल रिफॉर्म्स कब लाएंगे? मेरा मन है कि जुडिशियल रिफॉर्म इतना ज्यादा जरूरी है। एक एक केस खाली अगला तारीख आपका 3 महीना बाद, अगला तारीख 3 महीना बाद। मैं अगर गवर्नमेंट में आऊंगा, मालूम नहीं कौन इसका मालिक कौन है, क्या जो हमारा लॉ मिनिस्टर है वो है इसका मालिक, या सुप्रीम कोर्ट के जजेज है, या हाई कोर्ट के जजेज है। ये रिफॉर्म लाएगा कौन मेरे को नहीं मालूम कि रिफॉर्म लाएगा कौन, लेकिन सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म आना चाहिए जिसमें हम ये कानून बनाए कि भैया 1 मंथ वर्डिक्ट,
कोई भी केस आएगा 1 महीने में हम वर्डिक्ट सुनाएंगे, मस्ट हो जाएगी 1 मंथ वर्डिक्ट। और मुवक्किल जो बेचारा याचिका है जितनी भी कोर्ट में, वो खुद अपना केस लड़ सके, किसी को वकील को करने की क्या दरकार। अगर वो अपना सच खुद बता सकता है तो वो खुद बता सके, और हम केवल कानून का धारा देख के नहीं, हम सच्चाई देख के वर्डिक्ट दें। और तीसरा, हम ये कानून बनाए कि जो हो सकता है जितने केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उसमें से 80% लोगों ने झूठे केसेस कर रखे, तो हम ये कानून बनाए कि जो झूठा केस करेगा उसको उससे डबल सजा मिलेगी जो झूठा केस करेगा। तो हो सकता है इस डर से लोग झूठा केस नहीं करेंगे कि भैया हमारे ऊपर डबल सजा होगी। तो जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस रिफॉर्म, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। तो पुलिस रिफॉर्म इतना जरूरी है, हम उनको 12 घंटा 14 घंटा खटाते हैं, उनको कोर्ट जाना पड़ता है। तो वो पुलिस रिफॉर्म इतना ज्यादा जरूरी है जिससे कि हर आदमी को इमीडिएट जो फर्स्ट लेवल ऑफ जस्टिस है वो मिले। तीसरा, मेरा एक बहुत बड़ा सोच है, वो मालूम नहीं कब इंसान को समझ में आएगा कि ये जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर एक स्टेट का अलग गवर्नमेंट, और फिर हर आदमी ये बोलता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। सड़क की सफाई कॉर्पोरेशन के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखता है, हाँ ये कॉर्पोरेशन वाला देखता है। हमको जो डेली का प्रॉब्लम है, बिजली, ये देखता है, हमारा हवा ये देखता है। तो हम एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं कि भैया ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये सेंट्रल की जिम्मेदारी है, ये लोकल पंचायत की जिम्मेदारी है। मेरा मानना है सारा देश केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करे और बाकी स्टेट में सीएम वो लोग नॉमिनेट करे, पंचायत में नॉमिनेटेड हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही नॉमिनेट करे, और हर जगह बाई नॉमिनेशन हो, हर जगह इलेक्शन नहीं हो। और मैं 100% इसके सहमत हूं कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए देश में, हाँ, जिसमें बार बार मैं देखता हूं कि मैं 3 दिन ऑफिस नहीं जाता हूं तो मेरे को लगता है कि ऑफिस में कुछ कमी रह गई है। तो मैं देखता हूं हर अपने तो आए दिन सब कोई जो जिनको संभालना है देश को, वो तो प्रचार में ही रह जाते हैं कि भैया आप हमको हरियाणा में जिताओ, राजस्थान में जिताओ, यहां जिताओ। फिर एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं चाहता हूं कि कोई भी देश में, किसी भी देश को बांटा हुआ है ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, तो किसी भी पब्लिक को किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, वो जैसे हम लोगों ने अपने कंपनी में कर रखा है कि भैया आप प्रॉब्लम को, जिसको हम बोलते हैं इशू ट्रैकर, इशू हम एक एप्लीकेशन में डालते हैं और वो इशू 1 मिनट में जो उसको सॉल्व करने वाला है उसके पास पहुंच जाता है, और उसका एक टाइमलाइन होता है कि ये इशू इतना दिन में वो या इतना घंटा में क्लियर कर देगा। वो नहीं करता तो एस्केलेट होता है। मैं हर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को या गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनको एक लाइबिलिटी है उनके लिए कि भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है, और वो एक नेशनल एक इशू ट्रैकर बनना चाहिए, एक एप्लीकेशन बनना चाहिए जहां हम अपने इशू डालें और वो इशू इमीडिएट हैंडल होना चाहिए। और वो नई इशू हैंडल हो तो उसके ऊपर फिर उसका सीनियर उसको तलब करे कि भैया आप ये इशू हैंडल कैसे नहीं कर रहे। और जब तक हम हायर एंड फायर वाला पॉलिसी नहीं लाएंगे सरकार में, ये भी एक रिफॉर्म बहुत जरूरी है कि सरकार नौकरी देने का ठेका सरकार का नहीं है। तो मेरे को कोई बोल रहा था, वो मेरे ऑफिस में एक बच्चा काम करता है, वो बोल रहा है भैया मेरे गांव में 4 स्टूडेंट है और 4 टीचर है, क्योंकि उन लोगों को जॉब क्रिएट करना है सरकार को। मैंने हम कितना टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, कितना अनप्रोडक्टिव मैन पावर रख रहे हैं। आज अगर हायर एंड फायर करें, हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं है तो जो एक बार गवर्नमेंट में लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो लोग इतने सिक्योर्ड हो जाते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी मैंने काम करने लायक नहीं है। अभी आपने रिफॉर्म्स की बात करी, रिजर्वेशन की बात करी, लेकिन अगर हम बेसिक्स भी देखें ना तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। आज का AQI भी 426 है, जो कि हैजार्डस लेवल से काफी ऊपर है। हर दिन दिल्ली में हर बंदा 10 स्मोक से ज्यादा सिगरेट्स पी रहा है, अब सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो तो अलग। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू? मैं अभी दिल्ली में साउथ दिल्ली की तरफ गया था, तो मेरे को 1.5 घंटा लग गया यहाँ ट्रैफिक जाम में। हम किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? खाली ग्रोथ की बात करते हैं। आज दिल्ली में लोगों को डर लगता है घर से बाहर निकलने में, पॉल्यूशन का, जाम का। मैं बोलता हूं आज कोई परिकल्पना क्यों नहीं करता है कि 1 महीने में अपने अगर 10,000 और 10,000 क्रेन लगा के और 1 लाख आदमी लगा के 1 महीने में अपने को 10 फ्लाईओवर बनाने हैं। व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट? वी कैन, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं खड़ा करके दिखा सकता हूं 1 महीने में। हम वो परिकल्पना क्यों नहीं करते?
हम ऐसा रिसर्च क्यों नहीं करते? मैंने 20 पॉइंट बनाए। मैं गवर्नमेंट में एक बहुत सीनियर ऑफिसर से जाके मिला कि मेरे को काम करना है ये पॉल्यूशन कम करने में। उन्होंने मेरे को एक छोटे से जो एग्जीक्यूटिव से मिला दिया कि मिलके देखो, इनसे बात करो क्या कर सकते हैं। ये इतनी सिंपल समस्या नहीं है कि ये कोई एक एग्जीक्यूटिव कर देगा। इसके पीछे पूरी मशीनरी चाहिए, एक विलिंगनेस चाहिए कि यस, और एक अथॉरिटी चाहिए कि जो ये अथॉरिटी बोल दिया वो होना है। आज हम एक रोड बनाते हैं और कोई भी बीच में मंदिर आ जाता है तो हमको 3 साल लग जाते हैं कि वो कोर्ट से निकालने में। जो भी अगर जिसमें अगर बहुत लोगों का भला है, वो सरकार का एक ऑर्डिनेंस होना चाहिए कि हाँ, उसको डबल रेट देके और 3 महीने में वो मंदिर है या किसी का खेत है या वो उसको डबल जो रेट प्रॉपर्टी का देके और रातों रात वहां पे, जैसे कि चाइना में होता है। तो हम किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं और कैसे हमारा जीवन हो गया है, किस दौड़ में हम लगे हुए हैं, आप सोचिए। शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है, हर चीज में मिलावट है। हाँ, पानी शुद्ध नहीं है, हर साल बाढ़ आ जाती है। तो वो गवर्नमेंट आज हम इतना दिन से ये पॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन है, तो सब चाहते हैं, हर सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि वो लोग भी भोग रहे हैं जो सरकार में है, पुलिस में है, ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर जजेज है, सब चाहते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि अगर हम 10 पहले तो वो विजन नहीं है कि भाई क्या क्या, आज बीजिंग में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, लेकिन आज देखिए लंदन से भी कम बीजिंग का AQI है, क्योंकि उनके पास विजन है, उनके पास वो मशीनरी है, जिनको डर है कि आज अगर ये पॉलिसी पास हुई और अगर आज से हम नहीं लगेंगे ये पॉलिसी में तो हम कल हो सकता है हमारे ऊपर एक्शन होगा। तो और हम बार बार देखते हैं, मेरे को पूरा नैरेटिव चेंज करना है पॉलिटिक्स का, कि हम बार बार बात करते हैं कि करप्शन तो एक बुखार है। वो बुखार हो क्या चीज से रहा है, हमको वहां देखना है। तो हम क्यों ऐसा सिस्टम बना रखे कि इस चीज के लिए इससे परमिशन लो? ऑटोमेटिक परमिशन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि भैया बिल्डिंग आपको बनाना है तो इस नॉर्म से आप बिल्डिंग बना लीजिए और आप ऑनलाइन परमिशन के लिए डालिए, आपको 24 घंटा के अंदर ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाएगा। तो जितना हम उस रूट कॉज पे जाएंगे कि करप्शन कहां से पैदा हो रहा है और उसको रूट कॉज से हम अगर ठीक करेंगे तो मेरे ख्याल से करप्शन रहेगा ही नहीं। तो हर चीज का रिफॉर्म जरूरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, और गवर्नमेंट को एक बिजनेस फर्स्ट वाला पॉलिसी जितना जल्दी गवर्नमेंट लाएगा। कि हम लोग सबसे ज्यादा खाली बात करते हैं कि आज की दुनिया में कौन गरीब है। मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं और कोई भी मजदूर 12 घंटा काम करके 15,000 से कम की सैलरी वो महीने की नहीं लेके जाता है। तो 15,000 अगर एक बंदा काम करके कमा सकता है तो गरीब कहां हुआ? और उसमें मेरे को मजदूर नहीं मिलता है। मेरी नोएडा में 2 फैक्ट्री है, दोनों में 30% मजदूर की कमी रहती है और हम गरीब गरीब बोलते हैं। अगर समझ लीजिए हम गरीब का बात भी करते हैं तो मैं फैक्ट्रियां खोलने तैयार हूं। गवर्नमेंट जितना गरीब के नाम पे ये फ्रीबीज बांट रहा है, हाँ, ये फ्रीबीज को अगर गवर्नमेंट ये बोले कि हम 2 साल का जीएसटी, मैंने एक स्कीम बनाई है, 2 साल का जीएसटी फ्री करते हैं, आपको जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं लेंगे। आप ऐसी जगह जो सो कॉल्ड गरीब है अगर हिंदुस्तान में, तो वो गरीब वहां जाके काम करे और वो 15,000 रुपया कमाए तो गरीबी रहेगी हिंदुस्तान में। तो अगर हम ऐसा पॉलिसी बनाएं और हम फ्री का देना बंद करें और हम एंटरप्रेन्योर को बोले कि आप जाके कारखाने डालिए और ये सो कॉल्ड गरीब का मेरे पास लिस्ट है, वहां डालिए जहां सबसे ज्यादा गरीब की लिस्ट है, और उन गरीब को वहां बोलिए कि जाके बेटा काम कर, और काम करके 15,000 रुपया महीना कमा। मियां बीबी दोनों कमाए 15,000 रुपया, तो गरीब बचेगा एक भी हिंदुस्तान में। तो ये गरीब का नैरेटिव खत्म करना है इस देश से, ये गरीबी का नैरेटिव खत्म करना है। आज की दुनिया में गरीब कोई नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर व्यवस्था दें, अगर वो काम करने का उसको और ये बात मैं लोगों से बुलवाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि जैसी प्रजा वैसा राजा, तो मैं प्रजा को इतना अवेयर करना चाहता हूं कि वो प्रजा बोले कि हमको ऐसा राजा चाहिए, हमको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, हमको रिजर्वेशन वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा समाज चाहिए जहां इतनी बिजनेस फर्स्ट वाला पॉलिसी में बिजनेस, जहां बोलते हैं ना पुरानी कहावत है, लड्डू फूटेगा तो चारों तरफ दाना फैलेगा। तो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप, आज मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज विशाल मेगा मार्ट चला तो मेरे ख्याल से मैंने अपने अंडर में 5,000 करोड़पति खड़े किए। जो मेरी बिजनेस की लाइफ हिस्ट्री है, 5,000 करोड़पति मेरे हाथ से खड़े हुए हैं। मेरे को याद है कि मेरे अंडर में जो
डेली का महीने का 3,000 रुपया कमाता था, उसको अभी 1 लाख मैं खड़े करूंगा एक दिन नेशनल कोई टेलीविजन में लाके ऐसे 100 लोगों को मैं खड़ा करूंगा जो 3,000 कमाते थे और आज लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये कभी फ्री का देके हो सकता था, कभी भी फ्री का देके हम कभी भी उसको लाख रुपए के लायक आदमी बना सकते हैं। उनको तभी लाख रुपए का आदमी बना सकते हैं जब हम उनको काम सिखाएंगे, उनको काम में लगाएंगे। आज वो 15,000 रुपए वाले काम में लगेंगे, कल उनकी काम की प्रैक्टिस होगी तो वो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मेरे को इतना तकलीफ होता है कि मैं ऐसे शहर में रह रहा हूँ, ऐसे AQI में रह रहा हूँ जहां हर आदमी के गले में प्रॉब्लम है। यहाँ पॉल्यूशन से पूरा देश अपने बात करते हैं खाली तरक्की की, विकास की। आज मेरे ख्याल से कितने कम परसेंटेज ऑफ लोगों के पास कार है। आप सोचिए, मेरे ख्याल से हो सकता है 10% से कम लोगों के पास आज हिंदुस्तान में कार है। अगर वो 10 से 20% होगा तो हमारे पास रोड्स है, हमारे पास वो पॉल्यूशन को सहन करने की है कोई ऐसा मशीनरी जो कि वो पॉल्यूशन को सहन करेगा, ऐसी रोड्स है जो इतने कार की भीड़ को हैंडल कर लेगा। तो हम खाली विकास की बात करते हैं, हमको बात करनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी। विकास के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा रिफॉर्म में होगा कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध फूड कैसे मिलेगा इस देशवासियों को। हम ये जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है जो इंडस्ट्रीज, हम उसके ऊपर 20 से 30-40% तक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएं और हम उतना ही सब्सिडी ग्रीन एनर्जी वालों को दें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम 20-30 साल में सोच रहे हैं, वो हो सकता है 5 साल में वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म है जो करके हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों की लाइफ में। किसानों का अपने हर समय बात करते हैं कि किसानों की हालत खराब है, कितने अरब रुपए किसानों के सब्सिडी में जा रहे हैं। मैं सरकार को बार बार एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, मैं अगर सरकार में होता तो क्या करता, किसानों की कोऑपरेटिव बना दीजिए और सरकार एक कोऑपरेटिव इंटरप्रेन्योर को 5,000 किसानों को देके, 2,000 किसानों को देके, 1,000 किसानों को देके 1,000 एकड़ का, 5,000 एकड़ का, 50,000 एकड़ का आप एक कोऑपरेटिव बना दीजिए और वहां पे खेती करिए, कंबाइंड कोऑपरेटिव खेती करेगी। और खाली वो मास अगर खेती करने से ही मैंने सुना है कि 1 का 2 प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाएगा, उसका देखभाल इजी हो जाएगा। तो उससे अगर 2 गुना होता है और 2 गुना में अपने कुछ किसानों को भी प्रॉफिट ज्यादा दे और कुछ सरकार को भी टैक्स ज्यादा दे और कुछ उस कोऑपरेटिव को मिले, लड्डू फूटेगा तो सबको मिलेगा। तो हम एक बार टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव। हमारा एक रिफॉर्म हो सकता है कि हम सारी नदियों को जोड़ने का एक प्रोग्राम बना रहे थे कि किसी भी नदी में पानी ज्यादा हो तो बह के दूसरे कम पानी वाली नदी में चला जाए। हाँ, तो वो जो पूरा नेशनल ग्रिड बनाने का सोच रहे थे पानी का, वो क्यों नहीं बना सकते हैं। हम बुलेट ट्रेन का बात कर रहे हैं, हम मास ट्रांजिट सिस्टम जो क्यों नहीं लगा सकते हैं। हम पूरे जो हाईवे में ऊपर में पूरा हाईवे के दोनों तरफ या हाईवे के ऊपर हम सोलर पैनल क्यों नहीं लगा सकते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट वहां होना चाहिए कि जो अपने इलेक्ट्रिक हाईवे हो जिससे कि ये डीजल वाला सारा मामला खत्म हो। हम रेलवे को बहुत इफिशिएंट बना सकते हैं, रेलवे से हम बहुत ट्रैफिक को ले सकते हैं, लोड को ले सकते हैं जो कि हमारा लॉरी से लोड जाता है, तो वो कम पॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म है जो नो ब्रेनर है, हाँ, और जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली, हम बात करते हैं कि भैया ये सारा जो हॉस्पिटल बनाना है, हम बोलते हैं हम पहले प्रिवेंटिव मेडिकल सिस्टम का क्या बात कर रहे हैं कि भैया हो ही नहीं बीमारी, तो उसके लिए हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया हर आदमी का जीवन कैसा हो, जिससे कि मैं अभी मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल में मैं योगा करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल में मैं 1-2-5 बार बीमार पड़ा हूँगा। तो हम वैसी शिक्षा कैसे वो रिवोल्यूशन फैलाएं कि भाई हर आदमी उस विचारधारा में आ जाए, क्योंकि जो हम दिखाते हैं लोगों को, लोग वही अडेप्ट करते हैं। लोग बेचारों को मालूम ही नहीं है कि एक अच्छे जीवन की परिकल्पना क्या है। हम सरकार के द्वारा वो परिकल्पना बताना चाहते हैं सबको कि हाँ ये एक अच्छा जीवन है। कैसे हम रिवोल्यूशनाइज करें पूरी सोसाइटी को कैसे इंगेज करें पेड़ लगाने में, कैसे पूरी सोसाइटी को बायोडाइवर्सिटी को बचाने में, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज को कैसे हम करें। हाँ, माने ये सारा एक रिवॉल्यूशन चला के हम कैसे चीजों को सुधार सकते हैं।
ये हम गवर्नमेंट में आके बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। जगह जगह पे लिखा होता है कि रोड पे कचरा ना डालो, रोड पे यहाँ पेशाब करना मना है, पर फिर भी लोग सुनते नहीं है, फिर भी वो लोग वही करते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ये सब चीजें को सॉल्व कर सकती है? ये सब हम बहुत अच्छा गवर्नमेंट मशीनरी चाहिए। इसका 2-3 तरीके से इलाज हो सकता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, हर आदमी को सिविक सेंस के बारे में अवेयर हो। और ये सब भेड़ चाल है, दूसरा देखता है कि वो गिरा रहा है, मेरे नहीं गिराने से क्या फर्क पड़ता है। तो जब आज हिंदुस्तान का आदमी बाहर जाता है तो वो सड़क पे कचरा नहीं गिराता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ कचरा गिराने से कोई नहीं गिराता, मैं भी नहीं गिराऊंगा। अगर यहाँ सब गिराता है तो मैं भी गिरा रहा हूं। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मशीनरी से लेकर ये इकोसिस्टम तैयार करना है। ये जो हम बात करते हैं कि भैया देखते हैं यहाँ रोड पे मेरा 3-4 बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपने अभी रोड पे कचरे की बात की, मैं चाहूंगा कि भैया ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसका एक डेफिनेशन हो कि भैया रोड, पार्क, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है। तो उसका मालिक समझ लीजिए वहां का, मैं इसको बोलूंगा जो हमारे बिजनेस फील्ड में बोलते हैं लोकल, एक आदमी का एक स्टोर का हेड, उसको मैं सीईओ मानता हूं। तो हम एक एरिया का हेड बना देंगे और उसके अंडर में अलग अलग हेड होगा कि भैया ये लीगल प्रॉब्लम का हेड है, ये पुलिस का हेड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, ये पार्क और रोड का हेड है। तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां पे कोई इलीगल मंदिर नहीं बने, अगर इलीगल मंदिर है तो उसको तोड़ा जाए, वहां पे आवारा पशु नहीं घूमे, कुत्ता गाय, कहीं देखे हैं दुनिया में कुत्ता गाय घूम रहा है सड़क पे, और कोई आज से 50 साल से घूम रहा है और अगला 50 साल भी घूमेगा। और ये जो हम गरीबी के नाम पे ये जो हॉकर जगह जगह बैठा दिए हैं, हाँ, तो इसका भी इलाज है कि एक भी मैं अगर मेरी पार्टी आएगी तो एक भी हॉकर रोड पे नहीं रहेगा। रोड लोग चलने के लिए है, हॉकर बैठाने के लिए थोड़ी है। 4 चक्का का लगाया और उसके ऊपर वो रोड लगाया और वो वहां पे बिना जीएसटी के और बेचना चालू, और वो जॉब क्रिएट करने का वो कोई साधन थोड़ी है। फिर कल से रोड पे ही बैठाने लग जाओ, और गरीबी है, और रोड पे ही बैठ जाएंगे वो 4 चक्का का गाड़ी लगा के। और कचरा को इकट्ठा करना, ओपन में देखता हूँ कचरा पड़ा रहता है। अपने को एक कोई जो कवर्ड एरिया बनानी चाहिए। मैंने बाहर देखा है कि प्लास्टिक में डाल के लोग कचरा, और जगह जगह बड़े बड़े डस्टबिन है रोड पे, और वो डस्टबिन से सीधा उलट के और बंद गाड़ियों में कचरा ले जाते हैं। हर चीज विलिंगनेस होना चाहिए, हर चीज 3 महीने में ठीक हो सकती है। विलिंगनेस होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमको रिसोर्सेज को सही यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तो सब चीज सुधर सकते हैं। मैंने यहाँ तो कोई माई बाप ही नहीं है, कोई भी रोड पे बैठा है, कोई अपनी दुकान को बाहर लगा के बैठा हुआ है, कोई अपने मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अपने को बिल्डिंग्स को पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ये जो रोड के दोनों तरफ, क्योंकि अब अपने लिए सस्टेनेबल ही नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूँ 1-1 महीने में फ्लाईओवर खड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में, और पार्किंग लॉट में अपना 20-20 तल्ला का पार्किंग लॉट बना देना चाहिए बिल्डिंग को तोड़ के, और सारी गाड़ियों को हर 2 किलोमीटर में अपने को पार्किंग लॉट बनाना चाहिए जिसमें गाड़ियां खड़ी हो, वहां जाके गाड़ी खड़ी। तो ये पूरा जो स्पीड ऑफ ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए या तो पैसा ज़रूरी है या तो वॉलंटियर एफर्ट ज़रूरी है, और हमारे इंडिया में मेरे को लगता है कि दोनों ही चीज़ों की कमी है। तो आप अपने पॉलिटिकल पार्टी में कैसे टाइप के लोग चाहते हैं जो आपके साथ काम करें? तो आपने जो क्वेश्चन किया, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भले ही बहुत कम लोग हैं जो ऐसा त्याग का भावना रखते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत एनजीओ के लिए दान करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो वो रियल इम्पैक्ट, मैं बोलता हूँ इससे बड़ा कोई दान नहीं है जीवन में, अगर आप गवर्नमेंट में इम्प्रेस कर सको, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स लाने में। और इस मैं देखा हूँ एक यूनिवर्सिटी में लोग 400-500 करोड़ रुपया दान करते हैं। अभी वो लोढ़ा जी ने 20,000 करोड़ रुपया दान किया है। कुछ लोग अपना समय दान, मैं बोलता हूँ जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपना समय दान कर सकते हैं, कुछ लोग सजेशन दे सकते हैं, कुछ लोग, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर होगा तो हर वीक एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस करूंगा। पहले इस हॉल में कॉन्फ्रेंस करूंगा जो 4000 स्क्वायर फीट का है, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो फिर एक बड़े स्टेडियम में करूंगा, फिर हो सकता है हम एक सभा 3 महीने में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करें, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम सारा लोगों को जोड़ सकते हैं। तो लोगों के
अंदर अच्छाई है उनको मैं एक ही इंसान उसके अंदर राक्षस और भगवान दोनों है, उसको माहौल वैसा चाहिए। जिस दिन उसको ऐसा माहौल मिलेगा कि जिस दिन वो अपने अंदर का भगवान जगा सके, तो ऐसे लोग हैं जो खून देने के लिए तैयार है, ह्यूमैनिटी के लिए, देश के लिए, सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए। आपने देखा जब वो केजरीवाल की पार्टी जब बनी थी तो कैसे लोग वहां रामलीला मैदान में पूरे विश्व के लोग जुड़े थे। मेरे को अभी भी लगता है कि कहीं इंसानियत जिंदा है, और मेरे को प्रूव करना है कि हाँ, अगर रियल में इंसानियत जिंदा है तो लोग बिना किसी स्वार्थ के, उनका एक ही स्वार्थ होगा, वो है कि क्रिएटिंग इम्पैक्ट। वो उसमें जो आपने डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ही नहीं जानते। डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस सबसे अच्छा यही है कि हम किसी के लाइफ को अगर अच्छा बना सके और उसको खुश देख के हम खुश हो, उससे बड़ा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस और ऐसे लोग हैं। और मैं उन लोगों को जोड़ना चाहता हूं, और उन लोगों के थ्रू मैं जो जनता समझती नहीं है कि भैया हमारे लिए ये फ्री का दरकार है कि नहीं, ये सिस्टम में रिफॉर्म दरकार है कि नहीं, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दरकार है कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल दरकार है कि नहीं। आज हम देखते हैं आए दिन 2 महीना पहले मैं देखा रोड बनी है दिल्ली में और आज टूटने लग गई रोड। तो हमको इतना सा बुद्धि नहीं है कि अगर वो कंक्रीट रोड 50 साल तक लाइफ है उसका, तो हम सारी रोड हिंदुस्तान की कंक्रीट की बनाए जिससे कि 50 साल लाइफ हो। इतनी सिंपल लॉजिकल बातें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विजन नहीं है, और जो ऐसे लोग हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि किस प्लेटफॉर्म पे हम ये रिफॉर्म की बातें करें, किस प्लेटफॉर्म पे और मैंने ये चर्चा चालू हो कि हाँ हम एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। अब मैं गारंटी बोलता हूं ऐसे लोग हैं जो जुड़ेंगे और एक नए समाज की परिकल्पना क्रिएट होगी। इस समाज में हम लोगों को बहुत कम लोग मिले हैं जो डिसिप्लिन्ड है, जिसको ईश्वर ने इतना बुद्धि दिया है कि वो समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। हमको वो टॉप के जो 1500 लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ये पूरे समाज में परिवर्तन लाने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए। ये इसको मैं बोलता हूँ रिवॉल्यूशन फ्रॉम द टॉप। कभी भी आप देखे होंगे जितनी क्रांतियां आई है वो रिवॉल्यूशन बॉटम से आई है, और बॉटम से रिवॉल्यूशन आने में आपने देखी होगी कि कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं वो गंदे रिवॉल्यूशन से। तो मैं चाहता हूं बहुत शांत रिवॉल्यूशन आए और वो टॉप से आए, वो टॉप में एक पूरा बने कि हमको कैसे चलाना है इस समाज को, इस पूरे वर्ल्ड को, इस देश को कैसे चलाना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस। आज देख रहे होंगे कहीं पे भी हर जगह गवर्नमेंट के प्रति विरोधाभास है, लोग जगह जगह झंडे खड़े कर रहे हैं, हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है। तो हमको एक बार पूरा सोचना चाहिए कि ये जो 200 साल 500 साल पुराना पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या इसमें टोटल रिवैम्प चाहिए, क्या इसमें हम कैसे ऐसा मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि आए दिन हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो अलायंस करके वो लोग बनाते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण कोई भी पॉलिसी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। क्या कल से हम ऐसा कोई कानून बना सकते हैं कि भैया जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी वो सरकार बनाएगी, उसको कोई अलायंस करने का दरकार नहीं है, वो अपने बुद्धि से सरकार बनाए। ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और इस पार्टी का आप क्या नाम रखना चाहोगे? लेकिन ये 2 नाम मेरे अभी दिमाग में है, मिशन आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और दूसरा है जो मैक्सिमम इम्पैक्ट, कि लोगों के लाइफ में कैसे मैक्सिमम। और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ये बिजनेस करो, मैं दिखाऊंगा कि इंडिविजुअल में क्या ताकत है। अब मैं लास्टली ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला मिशन कैसे पूरा होगा। तो इसका पहला स्टेप है कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन आएगा कहां से कि मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकूं। तो वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप इस वीडियो को वायरल करेंगे, और हर आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो मैंने बोली है वो प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जीवन में जूझ रहा होगा, चाहे वो गलत केस में फंसा होगा, या वो गवर्नमेंट के किसी ब्यूरोक्रेट से उसको सही जवाब नहीं मिल रहा होगा, या वो रोड खराब होगी, या वो पॉल्यूशन से पीड़ित होगा, या वो ओवर क्राउडिंग से पीड़ित होगा, या वो जाम से पीड़ित होगा। या तो अगर रियल में इसको एक रिवॉल्यूशन बनाना है तो मेरे को मोटिवेशन चाहिए कि मैं नेक्स्ट स्टेप उठा सकूं। अगर जरा सा भी मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़े से भी प्रेरित हुए हो और आपको आप रिएक्ट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं पहला काम करूंगा कि एक टीवी चैनल में मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें पूरे हिंदुस्तान का जो आवाम है, जो आम जनता है,
वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम, चाहे उसके लोकल सड़क टूटी हुई है, चाहे लोकल उसका पॉल्यूशन है, चाहे लोकल उसका कोई ऑफिसर बात नहीं सुन रहा है, या जुडिशियल प्रॉब्लम में है, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में है, या पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही है, तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जहां वो अपनी प्रॉब्लम डाल सके। और फिर हम धीरे धीरे, हो सकता है एक मीडिया चैनल बनाए, और धीरे धीरे फिर हम हर वीक में, हो सकता है मैं 4 घंटा एक शुरू में 5,000 स्क्वायर फीट में, फिर 50,000 स्क्वायर फीट में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वहां सब लोगों से राय करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। और फिर जरा सा भी अच्छा लगेगा तो हम इन विचारधारा के साथ अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, और उसमें से अपने जो लोग कंपनियां चला चुके हैं, जो मैनेजमेंट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, मैं उनके हाथ पांव जोड़ूंगा कि अगर वो उनको 10 करोड़ की भी सैलरी मिल रही है तो वो छोड़ के आप इस लाइन में खड़े होइए और यहाँ पे मैनेजमेंट सिखाइए, यहाँ पे मैनेज करके दिखाइए, ये देश को मैनेज करिए, जिससे कि लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो ये मेरा है, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करिए। कुछ 2 वर्ड्स आप भविष्यवाणी चैनल के बारे में अगर बोलना चाहो। ये यंग लेडी है, और आज ये बदलते हिंदुस्तान का एक मेरे ख्याल से नमूना है या उदाहरण है कि कैसे लोग एस्पायर होके और पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये जो अच्छे लोगों का हो सकता है, मैं बहुत मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि ये आज इतना हिम्मत कर रही हैं, और ये अच्छे लोगों से मिलके जो अच्छी, यही तो है नॉलेज, जो मैं बोलता हूँ कि नॉलेज क्या है। तो ये जो आधी घंटा बात हुई, अगर एक भी आदमी इसमें से अगर अपने जीवन में लेता है तो वो उसका जीवन और ये पूरा समाज कैसे चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। तो मेरा अपेक्षा है कि ये चैनल, ये आपका पॉडकास्ट चैनल बहुत आगे बढ़े, और आप जीवन में और आगे बढ़े, और ऐसे ही अच्छे लोगों की भावनाओं को स्प्रेड करिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छी ह्यूमैनिटी का, एक अच्छा विश्व का शुरुआत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया हमें और जुड़े भविष्यवाणी चैनल के साथ। आई एम सो थैंकफुल फॉर योर टाइम एंड फॉर टेलिंग व्यूअर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नेंस एंड बिजनेस। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। अब हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू।